ऑलवेज, ठीक है। बेसिक्स ऑफ अ नाउन हम शुरू करते हैं। नाउन क्या होता है, देखो बचपन से जो आपने जो डेफिनेशन पढ़ी होगी उसको मैं भी बता देता हूँ। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एक्चुअली एक जर्मन वर्ड नोमैन से आया है, हाँ, इसका मतलब नेम होता है, ठीक है। नेम, नेम किसी भी चीज का, पर्सन, पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, थिंग का नेम, फीलिंग्स का नेम, ये सब इन चीजों को आप नाउन बोलते हो। ये तो 5th क्लास वाली डेफिनेशन है जो आपने पढ़ी थी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। ऑब्जेक्ट या तो वर्ब के होते हैं या प्रीपोजिशन के होते हैं, है ना। फिर एक कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, जो लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं, ठीक है। सो नाउन की जो हमने थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि नाउन कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं आप लोगों को बाद में भी देख। कैन एक्ट, आप भी लिखिए साथ साथ, कैन एक्ट एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट विद और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट विद वर्ब, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट विद प्रीपोजिशन। वर्ब में वर्ब लिखना भूल गए, वर्ब लिखना भूल गए, वर्ब लिख लेना, ठीक है। सो नाउन क्या होता है कि नाउन या तो सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है और कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है वर्ब के साथ, ठीक है, या फिर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। अयान टीचेस इंग्लिश। अब आप उसमें देखो, अयान भी एक नाउन है, इंग्लिश भी एक नाउन है। मेन वर्ब से पहले आप ये बात, ठीक है, विद वर्ब एंड ऑब्जेक्ट विद कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट विद प्रीपोजिशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट विद प्रीपोजिशन। अब आप देखो यहाँ पर टीचर्स मेन वर्ब है। मैंने कल आप लोगों को बताया था व्हाट और whom के रिप्लाई क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, मतलब व्हाट और whom के रिप्लाई ऑब्जेक्ट होते हैं, और जब व्हाट और whom के रिप्लाई वर्ब के थ्रू मिलते हैं तो उस वर्ब को ट्रांजिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश जो है वो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब इंग्लिश भी नाउन है और अयान भी नाउन है। यहाँ पर आप बात किसके बारे में कर रहे हैं, अयान के बारे में, ये सब्जेक्ट हो गया। अब आपने देखा कि जी जी, और कुछ पूछना तो ये कहना, ठीक है, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। तो देखो अब नाउन एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, नाउन एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। फिर मैंने आपको बताया एक और एग्जांपल लिखते हैं, अयान इज अ पुलिसमैन, अयान इज अ पुलिसमैन, ठीक है। देखो इज लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब पे कॉम्प्लीमेंट आते हैं, कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव्स हो सकते हैं। अब ये पुलिसमैन देखो नाउन है, एक्टिंग एज अ कॉम्प्लीमेंट भाई जी, कॉम्प्लीमेंट डिटरमाइनर नहीं हो सकते ना? नहीं डिटरमिनर्स नहीं हो सकते कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आप एक चीज और देखिए, भाई जी। नाउन भी मतलब अयान भी नाउन है हाँ, और नाउन पुलिसमैन भी नाउन है, तो इंग्लिश दोनों- भी नाउन, हाँ हाँ, तो दोनों एक साथ नाउन के लिंक कर रहा है ना, लिंकिंग वर्ब। ये पुलिसमैन भी नाउन है, अयान भी नाउन है, लेकिन यहाँ पर अयान क्या है सब्जेक्ट सब्जेक्ट है ये, ऑब्जेक्ट। और पुलिसमैन क्या है, नाउन कॉम्प्लीमेंट। नाउन तो है लेकिन यहाँ पर ये क्या कैसा काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा है। कल मैंने आपको बताया था ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट सेम होते हैं। देखो अयान और पुलिसमैन दोनों सेम लोग हैं, यहाँ पर इंग्लिश और अयान अलग अलग है ना। फिर मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो वर्ब के बाद आते हैं, एक्शन वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो एक्शन वर्ब के बाद आते हैं, कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं। अब ये देखो इज लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये लिंकिंग वर्ब है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया नाउन। फिर एक बताया कि अच्छा प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, आई एम टॉकिंग टू टू अयान। अब आप देखो यहाँ पर अयान नाउन है, जी अब नाउन है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या अलीना लिख देते हैं आई भी कोई दिक्कत नहीं, आई प्रोनाउन में सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो अलीना यहाँ पर सब्जेक्ट हो गई, जी, ठीक है। एम टॉकिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गई।
am talking verb होगा, to क्या है ये प्रपोजिशन Position. प्रीपोजिशन है। अब ये नाउन अयान यहाँ पर नाउन है, अब नाउन है या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा या कॉम्प्लीमेंट बनेगा। कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद बनेगा, कॉम्प्लीमेंट तो ये बन नहीं सकता। अच्छा सब्जेक्ट भी क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि अयान सब्जेक्ट ऑलरेडी अयान हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट जब बनता है तो वो तो या तो वर्ब का बनता है या प्रीपोजिशन का बनता है। अब ये वर्ब के बाद तो नहीं लिखा है, प्रीपोजिशन के बाद लिखा है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। सो नाउन एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट, नाउन एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। इतना समझ में आ गया। अब ये तो बेसिक्स था, जो थोड़ा सा डेफिनेशन आपको बता भाई, देंगे जी। अब आप सुनिए, कॉम्प्लीमेंट तब होएगा जब लिंकिंग वर्ब के बाद होएगा। हाँ। अगर किसी उसका क्या नाम है वर्ब का एक्शन अगर रिसीव कर रही है ऑब्जेक्ट, तो वो अगर किसी वर्ब का एक्शन रिसीव कर रहा है नाउन तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो वर्ब का जाएगा। ऑब्जेक्ट अगर उससे पहले प्रीपोजिशन है वर्ब हाँ। के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का हो जाएगा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, देखो होता क्या है कि ऑब्जेक्ट कब हमें नाउन को वर्ब का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ये ऐसा होता क्यों है, मैं इसकी वजह बताता हूं। देखिए तो इसकी वजह सुन लीजिए, जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि वर्ब को व्हाट या हुम के आंसर की जरूरत नहीं है, मतलब अगर आपको टू व्हाट और टू हुम के आंसर की जरूरत है, टू व्हाट या टू हुम के आंसर की, तो दोनों केसेस में वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। किसका, Preposition. प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। या फिर जैसे मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और उसमें आपने आंसर बिकॉज, मतलब उसमें आप व्हेन वेयर वेयर व्हाई हाउ, अगर कोई वर्ब जिसको व्हेन वेयर व्हाई हाउ के रिप्लाई की जरूरत है, ठीक है, और उसमें नाउन आ रहा है, तो उस केस में भी आप उस नाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। किसका, Preposition. प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये वाली बात आपकी समझ में आई? नहीं भाई, एक मैं आपको एग्जांपल एग्जांपल देता हूँ। आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। अब आप देखो यहाँ पर लिव एक वर्ब है, इससे अब आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो वेयर से पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं। अब आप देखिए, मैं ऐसा लिखता हूँ, आई लिव बरेली, आई लिव, अगर मैं आई लिव बरेली लिख दूंगा तो ये जो बरेली नाउन है ये इस लिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, इस लिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट तब बनता है जब उसको व्हाट या हुम के आंसर की जरूरत हो। या फिर एक बात ये बताइए, ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का भी होता है, ठीक है। अब हम कब प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट देंगे, कब नाउन वर्ब को नहीं देंगे। मतलब क्वेश्चन ये है कि एक नाउन है सेंटेंस में, तो वो व्हाट या हुम का जब रिप्लाई होगा तब तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब अगर इसके अगर व्हाट से आंसर पूछ रहे तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, हुम से आंसर पूछ रहे तब वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आप व्हेन वेयर व्हाई और हाउ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो नाउन आ रहा है कोई, तो अब उस नाउन को आप वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के शो करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन किससे पूछा, वेयर से। अब इसका आंसर आएगा कोई नाउन, अब उस नाउन को आप वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाओगे क्या, नहीं, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं। अब यहाँ पर उसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे। लेकिन अब आप एक चीज देखो, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, यू, ईटिंग ये वर्ब बन जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर आप किससे क्वेश्चन पूछ रहे हो, What से क्या, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट आर यू ईटिंग, अब आप क्या कहोगे, आई एम ईटिंग द फूड, ईटिंग आ मैंगो, मैंगो। आई एम ईटिंग अ मैंगो। यहाँ पर मैं टू लिखूंगा क्या, नहीं, नहीं, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये वर्ब का है ना, क्योंकि व्हाट से आंसर पूछ रहे हो। What से दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब आप वेयर, इधर देखिए, हमें किसी नाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। हाँ भाई हम इधर एक्चुअली तो याद कर सकते हैं ना, मतलब वर्ब का जो हमें बस व्हाट और वेयर याद कर लेना, उससे वर्ब का ऑब्जेक्ट मालूम पड़ जाएगा। नहीं नहीं, व्हाट और whom, व्हाट, हाँ व्हाट और whom से, नहीं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो आप सुनिए समझिए। मतलब व्हाट और whom के आंसर तो वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप नाउन को ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में बनाओगे, नाउन को ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में, जब आपको व्हेन वेयर व्हाई, मतलब नाउन को ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में बनाओगे, कहने का मतलब ये कि जब आपको व्हेन वेयर व्हाई हाउ के रिप्लाई की जरूरत हो और वहां पर नाउन आ रहा है, आंसर नाउन आंसर आ रहा है, तो उस नाउन को आप वर्ब का ऑब्जेक्ट बना के दिखाओगे या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के दिखाओगे, किससे दिखाओगे। Preposition। ये देखो वेयर डू यू लिव, यहाँ पर अब ये इसका आंसर आएगा, मैं बरेली रहता हूँ, आप कहीं भी रहते हैं, ठीक है, आप जहाँ रहते हैं, तो अब ये जो बरेली है ये आंसर आएगा।
बरेली एक नाउन है। अब ये जब नाउन है तो ये आंसर आएगा या तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा या प्रपोजिशन का। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं बन सकता, सब्जेक्ट तो आप ही हैं, ठीक है। अब इसको मैं वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाऊं या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाऊं? प्रपोजिशन का। क्यों? क्योंकि मैं वेयर से आंसर पूछ रहा हूं। किससे? वेयर से ये आप इस बात को समझें कि हम एक नाउन को वर्ब का ऑब्जेक्ट कब बनाएंगे और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कब बनाएंगे? जब एक नाउन, ठीक है, व्हाट या whom का आंसर नहीं है, मतलब when, where, why, how का आंसर है, तो उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा? उसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। किसका? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एक बार मैं लिखता हूं आपको भाई जी। अब जैसे आपने ये बताया टू व्हाट और टू whom, इसके एक एग्जांपल ले दीजिए। To what? और टू whom। टू व्हाट और टू whom का सबका एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। टू व्हाट और टू whom, जैसे कि मैं कैसे लिखता हूं? whom are you talking to? अच्छा अच्छा। whom are you? टॉकिंग टू अब इसका आंसर क्या कहोगे? I am talking to यू। you या I am talking you, you're talking to you कहोगे, To you. तो अभी टू प्रीपोजिशन हो To जाएगा। preposition। तो अब आपकी चीज समझ में आई कि देखो हमें नाउन को वर्ब का ऑब्जेक्ट कब कब नहीं देना है। जब अगर आप when से आंसर पूछ रहे हो, where से आंसर पूछ रहे हो, why से आंसर पूछ रहे हो और how से आंसर पूछ रहे हो, क्योंकि when, where, why, how के आंसर जो क्या होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, ठीक है, एडवर्ब होते हैं। अब कोई मान लो कोई भी चीज नाउन है, आप उसको एडवर्ब बनाओ। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप लोग ये वाली बात याद रखिएगा, ठीक है। देखिए प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? नाउन या प्रोनाउन आते हैं। प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? नाउन या प्रोनाउन। जब एक वर्ड प्रीपोजिशन का काम करे तो आप उसको प्रीपोजिशन बोल देते हो, ठीक है। एक वर्ड नाउन का काम करे आप उसको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बोलोगे, है ना। प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? नाउन या प्रोनाउन आते हैं। प्रीपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन मिलकर क्या बनाते हैं? देखो, या तो वो बनाएंगे एडजेक्टिव फ्रेज, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, या तो वो बनाएंगे एडजेक्टिव फ्रेज या बनाएंगे एडवर्ब फ्रेज। ये चीज आपके समझ में आ रही है? प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? नाउन या प्रोनाउन आते हैं, या तो वो बनाएंगे एडजेक्टिव फ्रेज या बनाएंगे। अब आप लोगों को पता है, और थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ, नहीं पता बेसिक, और मैं आगे भी डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन को क्वालिफाई करना, एडवर्ब का काम होता है किसी वर्ब को क्वालिफाई करना, ठीक है। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आएंगे। अगर आपने उतार लिया होगा ये तो हम उतार लेंगे भाई। मैं ये बोल रहा हूँ नाउन और प्रोनाउन कुछ भी प्रीपोजिशन में कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा ना? नहीं, प्रीपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। हाँ, ठीक है। तो देखो प्रीपोजिशन के बाद क्या आते हैं? एडजेक्टिव फ्रेज या फिर एडवर्ब फ्रेज। अब आप इसका एक एग्जांपल देखिए, मतलब अब प्रीपोजिशन प्लस नाउन लिख देंगे तो या तो एडजेक्टिव फ्रेज होगी या एडवर्ब फ्रेज। फ्रेज का मतलब क्या होता है आप लोग ये समझिए, मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड जब एडजेक्टिव का काम करे आप उसको एडजेक्टिव फ्रेज बोल दोगे, ग्रुप ऑफ वर्ड जब एडवर्ब का काम करें तो उसको आप एडवर्ब फ्रेज बोल दोगे। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मैं इसको मिटा दूं जी। ऑलराइट, देखिए देखिए कि मैं कहता प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन मिलके क्या बनते हैं? एडजेक्टिव या तो एडवर्ब, ठीक है। जैसे मैं यहां लिखता हूं आपको, द बॉय इन द रेड शर्ट, the boy in the red shirt is my cousin, ठीक है। अब एक ये लिख दीजिए, the boy who is playing in the field is my cousin. This is extremely important one, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया? प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएंगे, तो ठीक है। अब प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन मिलके या तो क्या बनेंगे? एडजेक्टिव बनेगा या एडवर्ब फ्रेज बनेगा। अब पहले वाले में लिखा द बॉय इन द रेड शर्ट इज माय कजिन, इज माय कजिन, ठीक है, इज माय कजिन, मेरा कजिन है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे द बॉय सब्जेक्ट हो गया। अब ये इन क्या है? एक प्रीपोजिशन है। इन क्या है? प्रीपोजिशन। अच्छा, शर्ट क्या है इसका? शर्ट नाउन है ना, शर्ट नाउन है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ना। अब किस तरीके की शर्ट? रेड शर्ट, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, मैं उसको नहीं लिखता, ठीक है। तो देखो ये प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, प्रीपोजिशन प्लस नाउन।
मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलके क्या बनाते हैं, या तो एडजेक्टिव फ्रेज बनाएंगे या एडवर्ब फ्रेज बनाएंगे। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलके कब एडजेक्टिव फ्रेज बनेगी, कब एडवर्ब फ्रेज बनेगी? एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी नाउन को क्वालिफाई करना। अब आप देखो ये जो इन द रेड शर्ट है, ये किसके बारे में बात बता रहा है? ये बॉय के बारे में। अब बॉय क्या है? नाउन है। नाउन है, तो अब आप इसको क्या बोलोगे, एडजेक्टिव फ्रेज बोलोगे नहीं बोलोगे? क्या बोलोगे? एडजेक्टिव फ्रेज बोलोगे। अब नीचे वाले में आ जाओ, द बॉय हु इज प्लेइंग इन द फील्ड। अब आप ये देखो, ये इन प्रीपोजिशन है और फील्ड क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके या तो बनाते हैं एडजेक्टिव फ्रेज या बनाते हैं एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी नाउन को क्वालिफाई करना। एडवर्ब का काम क्या होता है, किसी वर्ब को क्वालिफाई करना, किसी वर्ब के बारे में बताना। अब ये आप मुझे बताओ, ये इन द फील्ड किसके लिए यूज हो रहा है? ये प्लेइंग वर्ब के लिए यूज हो रहा है या फिर बॉय के लिए यूज हो रहा है? बॉय के लिए यूज हो रहा है। प्लेइंग के लिए यूज हो रहा है। बॉय ये इन द फील्ड कौन खेल रहा है, प्लेइंग के लिए ही तो। ये किसके लिए यूज हो रहा है? तो अब आप इसको क्या बोल दोगे, एडवर्ब फ्रेज। क्या बोलोगे? एडवर्ब फ्रेज। भाई ये फील्ड एडजेक्टिव कैसे हो रहा है? फील्ड एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब फ्रेज ऑब्जेक्ट है ना ये। हाँ ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है ना, नाउन है ना, हाँ, noun। नाउन ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन मिलकर बनाते हैं एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, मैं क्या आपसे कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक वर्ग के बाद आपको एक ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ते हैं, ठीक है, और एक प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ते हैं। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ जी। इसमें हु इज प्लेइंग इन द फील्ड, प्लेइंग जो रहा है वो जो खेल रहा है फील्ड में खेल रहा है। हाँ, तो मतलब इन द फील्ड ये किसके लिए यूज हो रहा है? वर्ब की क्वालिफिकेशन बता रहा है ना, हाँ। खेल रहा है फील्ड में। हाँ, तो अब इन द फील्ड प्लेइंग के लिए यूज हुआ है ना, तो अब ये वर्ब के लिए यूज हुआ तो एडवर्ब हो जाएगा। तो इसमें बॉय का तो कुछ रोल नहीं है ना। बॉय का कुछ रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बॉय तो सब्जेक्ट हो गया। बॉय तो सब्जेक्ट हो गया। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट मतलब क्या, वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट आने का मतलब क्या, डायरेक्ट इसके बाद नाउन या प्रोनाउन लिख देते हो। अब कब ऐसा होगा कि आप वर्ब के बाद नाउन या मतलब एक नाउन लिखा हुआ है ना, तो अब आप उसको वर्ब के बाद कब नहीं लिखोगे? मतलब कब ऐसा होगा कि नाउन है और उसको आप वर्ब के बाद ना लिख के किसी प्रीपोजिशन के साथ लिख रहे हो? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए कभी भी अगर आपको वेन का आंसर मिल रहा है, वेन का आंसर मिल रहा है, वेयर का आंसर मिल रहा है, वाई का आंसर मिल रहा है, हाउ का आंसर मिल रहा है। देखो वेन का आंसर आपको टाइम मिल जाएगा, वेयर का आंसर प्लेस मिल जाएगा। वेयर का आंसर क्या मिलेगा? इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, देखो वेन का आंसर आपको क्या मिलेगा? टाइम। वेयर का आंसर क्या मिलेगा? प्लेस। वाई का आंसर क्या मिलेगा? रीजन। और हाउ का आंसर क्या मिलेगा? मैनर, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये टाइम और प्लेस ये दोनों चीजें नाउन होती हैं। क्या होती हैं? नाउन होती हैं, नाउन होती है, ठीक है। अच्छा, नाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन जाते हैं जब आप वेन या वेयर से आंसर पूछें। किससे? वेन या वेयर से आंसर पूछें आपको, तो नाउन मिलेगा। क्या मिलेगा? अब उस नाउन को आप वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाओगे या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे? उस नाउन को आप प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना के दिखाओगे। जैसे मैंने आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, वेयर से आंसर को ये नाम आएगा ना किसी जगह का, तो अब आपने बरेली बता दिया, तो अब इस बरेली को आप वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाओगे या फिर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे? किसका? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ठीक है। उसके बाद व्हेन वर यू बोर्न, व्हेन वर यू बोर्न, ठीक है। अब से फॉर एग्जांपल 2000 लिखूं, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेता हूं 2000, तो ये 2000 एक नाउन है। तो अब देखो इस 2000 नाउन को मैं बोर्न वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा या फिर प्रीपोजिशन का बनाऊंगा? क्यों? क्योंकि वेन से पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? वेन से पूछ रहे हैं भाई जी। जब हम इसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे बोर्न को, तो हम बोर्न से आगे पीछे कुछ लगाएंगे। जैसे अब आप ऐसे लिख दोगे आई वाज बोर्न इन 2000। हाँ, इन 2000 में इन प्रीपोजिशन आ जाएगा। हाँ, अभी प्रीपोजिशन आ गया नहीं आ गया? ठीक है। जैसे आई लिव इन बरेली। हाँ, ये समझ में आ गया? ये वाली बात आपकी शादी समझ में आ रही है कि आपको वर्ब को ऑब्जेक्ट कब नहीं देना, जब आपको व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ के को पूछना हो। अच्छा, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ के जो आंसर मिलते हैं वो एडवर्ब होते हैं, इतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसको मिटा दें, हमें तो नाउन शुरू करना, नाउन के बारे में बताना था, ठीक है। इसको सब पूरा रफ कर दीजिए। हाँ, इसको पूरा रफ कर देते हैं। एक्चुअली नाउन पढ़ने से उसका मतलब नहीं है बेसिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम बेसिक्स में थोड़ी चीजें आगे वाली भी क्लियर करते हुए चलेंगे।
अब देखिए नाउन के सब लोगों ने टाइप्स पढ़े होंगे, ये अब हम बिग टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कस कर लेते हैं, 5 होते हैं। ठीक है। हाँ अब ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप देखिए जो आपने पढ़ा होगा उसको थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। एक होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। हाँ प्रॉपर नाउन, आप मेरे साथ ही लिखते जाइए, प्रॉपर नाउन। एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है कॉमन नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन। फिर एक होता है कलेक्टिव नाउन, फिर एक होता है मटेरियल नाउन, और एक होता है हमारा मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। देखिए प्रॉपर का मतलब होता है एग्जैक्ट, पार्टिकुलर। प्रॉपर का मतलब क्या होता है? पार्टिकुलर। पार्टिकुलर। जैसे अयान है, अयान एक पार्टिकुलर नेम है, अयान एक पार्टिकुलर नेम है ना। बरेली है एक पार्टिकुलर नेम ऑफ अ सिटी है, ठीक है। गीता है एक पार्टिकुलर नेम ऑफ अ बुक है, गीता एक पार्टिकुलर नेम ऑफ अ बुक है, ठीक है। ताजमहल है एक पार्टिकुलर नेम ऑफ अ मॉन्यूमेंट है नहीं, ईटीसी। तो ये प्रॉपर नेम्स हैं। क्या है? प्रॉपर नेम। प्रॉपर नेम्स हैं, ठीक है। अब आप कॉमन देखो, अयान जो है वो एक तरीके का स्टूडेंट है। अयान क्या है? स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया? कॉमन। अच्छा। ये कॉमन कैसे हो गया? एन स्टूडेंट है तो कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, आप भी स्टूडेंट हो, अयान भी स्टूडेंट है नहीं? पार्टिकुलर क्यों हो गया फिर? जी पार्टिकुलर भाई। नहीं, अयान नाम एक पार्टिकुलर नेम हो गया ना। अच्छा, नाम अब अयान particular- स्टूडेंट की कैटेगरी हो गई, ठीक है। कॉमन नेम से एक तरीके की कैटेगरी होते हैं, ठीक है। आप भी स्टूडेंट हो, प्रोफेशन अयान जो है वो तो पार्टिकुलर नेम है, वो- स्टूडेंट जो है वो कॉमन। Common name भाई हो जैसे गया। प्रोफेशन कह सकते हैं, स्टूडेंट प्रोफेशन नहीं है, स्टूडेंट मतलब कॉमन समझ नहीं आ रहा। जैसे स्टूडेंट मतलब कैसे? जैसे अब ऐसे लो। तुम हो। अच्छा चलो, अयान को मान हाँ, अयान को प्रोफेशन, अयान एडवोकेट है। अयान क्या है? अयान जो नेम हो गया वो तो पार्टिकुलर हो गया, Particular। अब वो एडवोकेट हो गया। एडवोकेट तो कोई भी हो सकता है, भाई ये तो कह रहा हूँ मतलब कॉमन नाउन प्रोफेशन वगैरह आ सकता हाँ है। प्रोफेशन आ जाएंगे वो, ठीक है। अच्छा अयान, अब ये स्टूडेंट क्या होगा? स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, टीचर। आप भी हो सकते हैं। एक एक सब एग्जांपल्स में आपको देता रहूंगा। Judge। अयान को आप टीचर अस्यूम कर लो, अयान को आप टीचर अस्यूम कर लो, ठीक है। अच्छा बरेली जो है नेम ऑफ सिटी है, पार्टिकुलर नेम ऑफ सिटी है। अच्छा सिटी कोई भी हो सकती सिटी है, कोई भी हो सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा गीता एक बुक है, बुक कोई गीता एक होली बुक है, होली बुक है, है। ठीक है। अब कोई भी बुक हो सकती है, तो ये बुक क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा। ताजमहल एक तरीके का फेमस मॉन्यूमेंट है। अब मॉन्यूमेंट तो बहुत सारे हैं, अब मैं मॉन्यूमेंट लिख दूं तो वो क्या हो जाएगा? कैटेगरी है। कॉमन नेम ईटीसी। मतलब हाँ भाई कैटेगरी, हाँ कैटेगरी बोल सकते हैं इसको हम कैटेगरी। हाँ हाँ सारी एक कैटेगरी। ब्रेक में करके आप कैटेगरी भी लिख हाँ सकते हैं। कैटेगरी। हाँ। अब आप देखो यहाँ पर, भाई कैटेगरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बाद कैटेगरी कैटेगरी लिख कैटेगरी सकते है। हैं। अब वो लिख लेना आप, ठीक है, लिख लेना। अभी मैं आपको समझ भी बताऊंगा, इसमें ऐड कर रहा हूँ। हम्म। देखो कलेक्टिव क्या होता है? अयान स्टूडेंट है। अच्छा कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव खुद का मतलब होता है कलेक्टिव, कलेक्शन, ठीक है, एक साथ। तो ये क्लास, क्लास क्या होगी? बच्चों को वो ग्रुप, कलेक्शन हो गया। अच्छा मैं अगर आपको लिख दूं आर्मी, हाँ, वो भी ग्रुप ऑफ आर्मी। ठीक है। हार्ड, स्कूल्स। क्लास आता है उसमें। हार्ड Hard। मतलब हार्ड मतलब हार्ड ठीक मतलब है। भाई हार्ड मतलब ग्रुप ऑफ शीप, हाँ शिप। ठीक है। बंच, बस जहाँ ग्रुप ऑफ कीज। तो ये सब कलेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक, ये कलेक्टिव नाउन है। बंच। ग्रुप ऑफ कीज, ग्रुप ऑफ फ्लेवर। अब मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कॉमन और कलेक्टिव नाउन की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है। मतलब ओनली कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ओनली कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, ठीक है। प्रॉपर नेम की सिंगुलर फॉर्म होगी क्या? प्रॉपर नेम तो एक ही होता है, वो तो सिंगल ही है, प्लूरल नहीं होगा उसका। ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब नीचे आते हैं मटेरियल नाउन पे। ये जो मटेरियल नाउन है, अच्छा इस चीज में आओ, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रॉपर नेम, कॉमन नेम और कलेक्टिव, मतलब प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब इंडिविजुअल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सेम। मतलब मैं बताता हूँ। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट एक भी हो सकता है,
और बहुत सारे भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। अगर मैं इन स्टूडेंट्स को चाहूँ तो एक एक करके डिवाइड कर सकता हूँ, इंडिविजुअलाइज कर सकता हूँ, यूनिट में दिखा सकता हूँ, ठीक है। अच्छा प्रॉपर नेम तो यूनिटी होती है, एक इंडिविजुअल होता है। अच्छा क्लास देखो, क्लास मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब अगर मैं इस क्लास को चाहूँ तो एक एक यूनिट में डिवाइड कर सकता हूँ स्टूडेंट को, उस स्टूडेंट के एक एक यूनिट में। इसी तरीके से आर्मी मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को बोल देते हो, ठीक है। अगर मैं इस आर्मी को चाहूँ तो यूनिट में तोड़ सकता हूँ, और यूनिट में तोड़ने के बाद वो अपना वजूद नहीं खोएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हेड को भी मैं चाहूँ तो एक एक शीट में तोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर नेम होते हैं, कॉमन नेम होते हैं, और कलेक्टिव प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इनकी इंडिविजुअल फॉर्म होती है। मतलब अगर आप चाहें तो आपको इनको इंडिविजुअल को मतलब समझा एक एक यूनिट में भी बता सकते हैं। मतलब ये तो इंडिविजुअली होता है, इसको आप एक एक करके भी तोड़ सकते हैं, यूनिट में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? ये वाली बात भाई अभी आगे एग्जांपल समझाएंगे ना आप इनको। हाँ मैं अभी यहाँ से एग्जांपल समझा रहा हूँ। क्लास होगी, क्लास मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। अब मैं इस क्लास को एक एक बच्चों को तोड़ सकता हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे इंडिविजुअलाइज कर दिया, यूनिट में रख दिया। ये बात समझ आ रही है? अच्छा आर्मी होगी, आर्मी का मतलब ब्रेक हो रही है ऊपर समझ में। अच्छा ब्रेक हो रही है। बंच मतलब क्या होता है? बंच ऑफ कीज, बंच किसी भी चीज का बंच इकट्ठा। हाँ, अब उसमें सारी कीज होंगी, तो अब उसको एक एक की को अलग भी तो कर सकते हो, इसी को इंडिविजुअलाइजेशन बोलते हैं। अगर सेंटेंस में खाली एक की के बारे में आ जाए तो फिर उसको इंडिविजुअलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, तो कलेक्टिव नाउन होगा ना वो। तो एक की कलेक्टिव नाउन थोड़ी हो, एक की कैसे कलेक्टिव प्रॉपर नाउन है वो तो। फिर अगर एक ही आ जाएगी फिर तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा ना। हाँ तो मैं यही तो मालूम, मतलब यही तो मालूम करना चाह रहा हूँ। भाई वही अब तो मैं समझ आ मतलब गया। बुक हम कैसे करेंगे मतलब सेंटेंस में हम कैसे वो करेंगे, जैसे आप बोल रहे हैं ना कि इंडिविजुअल होएगा, सेंटेंस में हम कैसे पता लगा पाएंगे कि इंडिविजुअल है नहीं। हाँ। नहीं तो मैं जो बात बता रहा हूँ वो वाली करो, सेंटेंस में तो इसका यूज नहीं है। मैं ये अच्छा, कह रहा तो हूँ ठीक कि है। इनका समझा रहे हैं यार। मैं ये बता रहा हूँ कि पूछना। इधर देखो, कोई बात नहीं पूछो, बिल्कुल पूछो, जब तक पूछो। पूछोगे तो डाउट क्लियर कैसे होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कॉमन नेम, कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है और प्रॉपर नाउन है, ये एक एक में भी डिवाइड, मतलब प्रॉपर नेम तो इंडिविजुअल फॉर्म में डिवाइड करता है, अकेले या खुद का वजूद होता है, प्रॉपर तो एक ही होता है, ठीक है। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों होती है। जैसे मैं स्टूडेंट्स लिख दूं, क्या लिख दूं? स्टूडेंट भी, स्टूडेंट्स भी। स्टूडेंट्स लिख दूं, तो मैं इन स्टूडेंट्स को चाहूं तो ए बी सी यहाँ बांट सकता हूँ इन्हें डिवाइड। अब आपने इसको क्या कर दिया, यूनिट में तोड़ दिया, तोड़ दिया। इंडिविजुअलाइज कर दिया। क्या कर दिया? इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत। इंडिविजुअलाइज कर दिया। मैं आर्मी लिख दूं, आर्मी को भी तोड़ सकते हैं, क्लास को भी। अब आप देखो आर्मी को आप सोल्जर्स में तोड़ सकते हो, S1 S2 S3। अच्छा इन सब के ग्रुप को आप आर्मी बोल रहे हो, अगर आप इनको इंडिविजुअलाइज यूनिट में भी तो कर सकते हो, यूनिट में कर सकते हो ना। भाई कॉमन नाउन में कैसे हम इंडिविजुअल करेंगे? कॉमन नाउन जैसे स्टूडेंट है, ये कॉमन नेम है, स्टूडेंट एक होगा तो आप उसको बिना एस के लिखोगे। नहीं भाई वैसे मतलब उसमें बुक है, हाँ। ठीक है, हम उसको बुक को कैसे तोड़ेंगे? अच्छा नहीं, अब बुक को नहीं तोड़ सकते, Books, बुक्स अगर मैं बुक्स लिख दूं, क्या लिख दूं, तो बहुत सारी हो सकती है। अब मैं बुक्स को एक एक करके लिख सकता हूं, तो अब आपने ये क्या कर दिया, ये इंडिविजुअलाइज कर दिया। तो ये इनका अपना मतलब प्रॉपर नेम, कॉमन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को की इंडिविजुअल फॉर्म होती है। मतलब वो इंडिविजुअल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और ग्रुप, मतलब ये दोनों इंडिविजुअल फॉर्म, ये तो हमेशा इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये दोनों इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों अब आई। के? मैंने ये बात क्यों बताई, अब आपके और बेहतर समझ में आएगी। क्यों? ये मिटा दें? जी। तो देखो मैटर की सब लोगों ने डेफिनेशन 9th क्लास में पढ़ी होगी, पहले ही टॉपिक होता है केमिस्ट्री में लिखा मैटर। देखो मैटर से बनाइए, मटेरियल नाउन क्या बना है? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई मास एंड हैज वेट, ठीक है, या व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास, उसको बोल देते हो मैटर। मतलब कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्युपाई करे और मास हो तो उसको क्या बोलते हो? मैटर बोलते हो। अब आप एक चीज देखिए, मैटर जो है, मैं आपको सैंड लिख देता हूँ, मतलब ऐसे मतलब थोड़ा सा टेक्निकली मैं मेटल्स लिख देता हूँ। क्या चीज? मेटल्स। मैं नॉन मेटल्स लिखूंगा, क्या लिख दूं? मेटल्स मतलब समझ में आ गया, आयरन, निकल, कोबाल्ट, गोल्ड, ये मेटल्स हो गए। ये नॉन मेटल्स, ठीक है, नॉन मेटल्स में आपका ये सारी गैसेस आ जाएंगी, ठीक है, नॉन मेटल्स हो गए। ये मेटलॉइड्स हो गए, मेटलॉइड्स। ये सब क्या है? मटेरियल नाउन है। ये क्या है? मटेरियल नाउन। एक्चुअली मैटर कहते, थोड़ा सा अगर हम लैंग्वेज के उसमें देखें तो मैटर मतलब जिससे किसी दूसरी चीज को प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। जो मटेरियल नाउन होते हैं आप उनको यूनिट में नहीं तोड़ सकते, इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि जो सैंड है,
सैंड क्या है, मटेरियल नाउन है। हाँ। आप इसको यूनिट में तोड़ सकते, आप कहोगे हम तो यूनिट में तोड़ सकते हैं, एक एक कंकर बना लेंगे, एक कंकर ये हो गया, एक छोटा सा ये हो गया, एक छोटा सा ये हो गया, लेकिन जब आप एक एक कंकर बनाओगे तो इनका खुद का अपना कोई वजूद रहेगा नहीं रहेगा। तो इसी वजह से जो मटेरियल नाउन होते हैं वो हमेशा ही लॉट की फॉर्म में आते हैं। किसकी? लॉट की फॉर्म में आते हैं। इनकी अपनी इंडिविजुअल फॉर्म नहीं होती, इनकी अपनी। अब आपके दिमाग में क्या आता होगा कि सर हमने कोल के बारे में पढ़ा, कोल की तो 4 कैटेगरी होती है, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पिट, बिटुमिनस। तो वो उसकी कैटेगरीज हैं। वो जो एंथ्रासाइट है हमेशा आप उसको एक लॉट की फॉर्म में देखोगे तो वो कैटेगरीज हो गई, उनको आपने इंडिविजुअल अर्थ नहीं किया है, उनको आपने कैटेगराइज कर दिया है। किसके बेसिस पर? कि प्रेजेंस ऑफ कार्बन के बेसिस पर आपने उसको कैटेगराइज कर दिया है। मटेरियल नाउन हमेशा एक लॉट की फॉर्म में आते हैं। लॉट की फॉर्म में मतलब समझा रहे थे, पानी है, पानी हमेशा एक लॉट की फॉर्म में होगा, इंडिविजुअलाइज नहीं करोगे। अगर आपको सब हम तो मॉलिक्यूलर लेवल पे कर सकते हैं, कर दो मॉलिक्यूलर लेवल पे, फिर अपना वजूद खो देगा। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में लैंग्वेज के मैं वो बता रहा हूँ आपको, ये चीज समझ में आ गई। तो इसकी इंडिविजुअल फॉर्म होगी क्या? नहीं, इसकी इंडिविजुअल फॉर्म नहीं होगी। मटेरियल नाउन की इंडिविजुअल फॉर्म होगी क्या? ये हमेशा लॉट की फॉर्म में आएंगे। किसकी? लॉट की फॉर्म, इकट्ठे एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, वैसे भी तो कर सकते हैं भाई, जैसे बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। हाँ। तो सब कुछ इकट्ठा करने के बाद हाँ। अगर सिंगल ईंट से बिल्डिंग थोड़ी बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल। ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो कोई भी चीज जिसको आप सेंस ऑर्गन से परसीव कर सकते हो उसको क्या बोलते हो? नाउन बोलते हो। नाउन बोलते हैं। ये देखो प्रॉपर नेम, आज जैसे आप अयान हो, अयान को छू सकता हूँ मैं? स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट है उसको हाथ से टच कर सकते हो आप। क्लास है, क्लास को भी आप टच कर सकते हो। ये जो है ये इनकी अपनी फिजिकल फॉर्म होती है, मतलब ये फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। फिजिकल फॉर्म होने का मतलब अपना वजूद होता है। अच्छा, इन चारों की फिजिकल फॉर्म होती है। अब एब्स्ट्रैक्ट के बारे में आ जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है टेक ए नाउन। क्या चीज? टेक ए नाउन। ये सिर्फ और सिर्फ मतलब इनकी फिजिकल फॉर्म नहीं होती। जैसे मैं आपको बताऊं, आप बोलते हो हेट्रेड, मतलब हेल्थ बोलते हो। क्या बोलते हो? हेल्थ। हेल्थ कैसा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आप एब्स्ट्रैक्ट, जो वर्ड एब्स्ट्रैक्ट होता है उसका मतलब टेक ए नाउन होता है, निकाल लिया गया। अब देखो कोई बच्चा अगर कोई हेल्दी है, ही इज अ हेल्दी बॉय, ही इज अ हेल्दी बॉय। अब देखो ये जो बॉय है इसके अंदर कोई ऐसा एक कैरेक्टर है जिसकी वजह से हम उसको हेल्दी बोल रहे हैं। वो क्या कैरेक्टर है? कुछ हेल्थ। तो ये हेल्थ इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट कर लिया, टेक आउट कर लिया, तो आप इसको क्या बोल रहे होगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, कोई फिजिकल फॉर्म उनको सेंस ऑर्गन से आप परसीव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मैं तो कर सकता हूं एक्चुअली। हाँ, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब ये सारी फीलिंग्स होती हैं, आप जो इमोशंस होते हैं ये सब क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। इनकी कोई फिजिकल फॉर्म होती है क्या? नहीं होती। इतनी चीज समझ में आ गई आप लोगों के? अच्छा, सिंगुलर प्लूरल किसके होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन के। भाई इसमें जैसे वो ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव होगा ना, ब्यूटी नाउन होगा। ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा ना ब्यूटी। हाँ, ब्यूटी। एयर। अब आपने बताया एयर। हाँ, एयर हाँ, एयर क्या होगा आप ही बताओ? एयर तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। अच्छा, बलून में भरते हो तो हम वो थोड़ी करते हैं। बलून में भरते हो ना। जी जी। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? मैटर से बना मटेरियल वर्ड, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई मास एंड हैज वेट। जब आप एयर बलून में भरते हो तो ऑक्युपाई स्पेस करती है, नहीं करती है? व्हिच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज वेट। नहीं तो फिर मतलब एब्स्ट्रैक्ट भाई, नाउन आप जैसा abstract मतलब हाँ, मैं आपको बताता हूँ। आपके कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज जिसको हम नहीं देख सकते वो एब्स्ट्रैक्ट होती है। जो हम जिसको फील्स। हाँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि एयर मतलब अब आप एयर को देख नहीं पा रहे तो एयर जो हो गई वो एब्स्ट्रैक्ट हो गई। एयर स्पेस भरती घेरती है, नहीं घेरती है? अभी मैं इसमें पानी एयर भरूं तो ये पानी ऊपर आ जाएगा, है नहीं है? हाँ। एयर को आप बलून में भरते हो तो स्पेस घिरता है, नहीं घिरता है? तो वो मटेरियल नाउन हो गया ना। अब मैं एक शीशा लगा दूं, इतना ट्रांसपेरेंट शीशा लगा दूं कि जिसको दिखे ही नहीं आपको, तो क्या आप उसको कहोगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया? कोई भी चीज जो आपको नहीं दिख रही है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी। लेकिन हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं, सारी चीजें, सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं दिखते हैं, लेकिन हर एक चीज जो हमें दिखे नहीं वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाए ऐसा नहीं है। जैसे एयर हो गई, है नहीं है? जैसे मैं बहुत ट्रांसपेरेंट शीशा लगा दूं वो हो गया, तो आपको अगर दिख नहीं रहा तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। मटेरियल नाउन हो गया ना। मटेरियल का मतलब क्या होता है? मैटर का मतलब क्या होता है? जो स्पेस को ऑक्युपाई करे और जिसका मास हो। एयर का स्पेस होता है, नहीं वो स्पेस ऑक्युपाई करती है, नहीं करती है? कोल्ड ड्रिंक खोलते हो, होता नहीं होता उसके अंदर एयर, है नहीं? भाई जैसे हैप्पीनेस है, हैप्पी है मतलब खुशी खुशी, मतलब काय मांगे एब्स्ट्रैक्ट में। हैप्पीनेस क्या होगा बताओ? कोई एब्स्ट्रैक्ट होगा शायद। एब्स्ट्रैक्ट होगा। फीलिंग्स और इमोशंस क्या होती हैं? एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है।
ये चीज समझ में आ गई? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नहीं एब्स्ट्रैक्ट का कोई एग्जांपल दे दीजिए। एब्स्ट्रैक्ट का आपने हेट्रेड, में कंफ्यूज कर दिया है। हेट्रेड क्या है? इसका हिंदी में क्या मीनिंग है? नफरत। हेट्रेड कैसा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट ही होगा। एब्स्ट्रैक्ट होगा। हाँ, फीलिंग feeling है। है। नेम ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस क्या होते हैं? कोई भी फीलिंग और कोई भी इमोशन आपके अंदर है, वो कैसी होगी? Abstract। इसकी अपनी फिजिकल फॉर्म होगी क्या? नहीं। फिजिकल फॉर्म सिर्फ इन चारों की होती है। इतना समझ में आ गया? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये आपने उतारा? नहीं नहीं, हम- तब कर दियो वो बाद में। अच्छा, इसी पे कर लोगे? जी। तो सही है। लेकिन ये मैं प्राइवेटली आप लोगों के साथ ही लिंक शेयर करूंगा। जी जी भाई, कोई बात नहीं। हमारी बात पर कौन हो रही है? और आप भी किसी को ना देना। ना। अब आप देखो, इससे ही होगा ना भाई, हमें थोड़ा मतलब बाद में हम बैठेंगे ना पढ़ने तो समझ में अच्छे से आएगा। हाँ, अब आप देखो, हम आगे बढ़ते हैं कि एक सिंगुलर और प्लूरल नाउन का एक कैरेक्टर होता है, ट्रेट होता है, एट्रीब्यूट जिसको बोलते हो। मतलब सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, मतलब नाउन की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है, ये एट्रीब्यूट होता है नाउन का। ठीक है, दिस एट्रीब्यूट। कोई भी नाउन सिंगुलर और प्लूरल होगा तो मतलब काउंटेबल होगा। भाई एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट मतलब कैरेक्टर, गुण। गुण। मतलब काउंटेबल होगा। कोई भी चीज एक है तो उसको काउंट कर सकते हो, अगर दो है तो उसको काउंट कर सकते हो। मतलब जो काउंटेबल नाउन, मतलब नाउन को आप काउंटेबल और अनकाउंटेबल बताते हो तो कैसे बताओ? मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर नेम तो एक ही होगा, प्रॉपर नाउन, उसको तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। अब काउंट करने की जरूरत किसको पड़ेगी? ये तो कॉमन नाउन को या फिर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को। जितने भी जितने एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जितने भी, हाँ ये अनकाउंटेबल नहीं होता सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता। अभी वही मैं बता रहा हूँ। कॉमन और जितने भी कॉमन और कलेक्टिव नाउन होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। क्या चीज? काउंटेबल होता है। काउंटेबल होने का मतलब क्या है? उनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों हो सकती है। आप क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। नहीं, मैं कह रहा था अनकाउंटेबल भी तो होती है ना ये। कौन ना सिंगुलर और प्लूरल? हाँ, नहीं ये काउंटेबल भी होंगे। ठीक इसी समझ में आ गया? हाँ। काउंटेबल करने का मतलब क्या है? अच्छा, मैंने लिखा कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन क्या हो सकते हैं, मतलब यही काउंटेबल होते हैं। काउंटेबल क्यों हो? काउंट करने का जरूरत आपको कब पड़ेगी? क्लास, उसको जब इंडिविजुअलाइज कर पाओगे तभी तो काउंट करने की जरूरत पड़ेगी। तभी तो जरूरत पड़ेगी। आप किसी को जब आप इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते तो कैसे काउंट कर दोगे? तो मतलब या तो आप इंडिविजुअलाइज कॉमन नाउन को कर सकते हो या कलेक्टिव नाउन को कर सकते हो। प्रॉपर नाउन तो अपने आप में ही इंडिविजुअल रहता है। मटेरियल को भी तो कर सकते हैं काउंट। मटेरियल नाउन को मटेरियल कैसे काउंट करोगे बताओ? आप जैसे ईंटें पड़ी हैं, हाँ, 1000 है, तो उसका नंबर हो जाएगा। ईंट क्या है? मतलब ईंट किससे बनी है? सैंड से। ईंट किससे बनी है? सैंड से। सैंड से बनी है। सैंड मटेरियल नाउन है ना? सैंड मटेरियल मटेरियल नाउन है। अब मैं एक बहुत कॉमन सी बात बताता हूँ। देखो, ब्रिक, ब्रिक का प्लूरल क्या होगा? ब्रेक्स। ईंट। ठीक है, कोई भी नाउन जिसमें ऐसे ही एस कर लगा देते हो मोस्टली वो काउंटेबल होते हैं। कोई भी नाउन जिसमें ऐसे ही मोस्टली, ये नहीं कि हर एक नाउन जिसमें ऐसे ही एस लगाओ वो ना काउंटेबल होगा। ठीक है, कर सकते हो, लेकिन सैंड को कर सकते हो? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप इसको इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते, यूनिट में नहीं जोड़ सकते। आप काउंट तो तभी करोगे, एक एक करके तो काउंट करते हो, यूनिट में ही तो काउंट करते हो। तो ये चीज आपको समझ आ रही है कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ही काउंटेबल होते हैं। ये चीज समझ में आ गई आप लोगों की? ऑलराइट, अब आप देखो जो मटेरियल नाउन होते हैं, क्या चीज? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनको आप काउंट कर पाओगे क्या? नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तो फिजिकल फॉर्म ही नहीं होती है, जी। मटेरियल नाउन की तो फिजिकल फॉर्म होती है लेकिन फिर वो इंडिविजुअल फॉर्म में नहीं होते। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अनकाउंटेबल होते हैं। क्या? अनकाउंटेबल। यही ये आपके समझ में आएगा? जी। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, देखो थोड़ा सा, ठीक है, अभी याद रखना। ए और एन का मतलब क्या होता है? इंडेफिनिट वो करते हैं। वन और एनी। ए और एन का मतलब क्या होता है? वन और एनी। ठीक है, आप वन किसके साथ यूज कर पाओगे? मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन या कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन के साथ? कॉमन और कलेक्टिव। वेरी गुड। इसके साथ ही आप ए और एन का यूज कर सकते हो। मैंने आपको ए और एन के बारे में बताया था, सबसे पहली डेफिनेशन यही होती है कि क्या ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। किसके साथ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। अच्छा, काउंटेबल कौन हो सकते हैं? कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन। तो ए और एन का यूज तो आप किसके साथ कर सकते हो? सिर्फ कॉमन और कलेक्टिव के साथ यूज करते हो अगर वो सिंगुलर हो। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ठीक है, जैसे कि ही इज बॉय, they are बॉयज।
बॉयज। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप अपने दिमाग में इस वाली बात को रखिए कि जो सिंगुलर नाउन होते हैं, सिंगुलर नाउन बिना डिटरमिनर के लिख सकते हो क्या आप? सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर के लिख सकते हो? ए एंड द, योर, डिटरमिनर से मैंने लिखवाए थे। डिटरमिनर के बिना नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते ना। ही इज बॉय गलत क्यों है? इसमें क्योंकि सिंगल ही इज अ बॉय होगा। हाँ, क्यों गलत इस वजह से क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर के लिख सकते हो क्या? नहीं, उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। हाँ, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर के नहीं लिख सकते। ठीक है, समझ में आ गई वाली बात? बिना डिटरमिनर के नहीं लिख सकते। अच्छा, अब ये क्या है? प्लूरल। ये लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर आ लिख पाओगे क्या? दे आर आ बॉयज। आ मतलब गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा इनमें तो आ में तो मतलब फिर आर नहीं आएगा। हाँ, तो मतलब दे आर बॉयज ठीक है, दे आर बॉयज ठीक। आप प्लूरल काउंटेबल नाउन को तो बिना डिटरमिनर के लिख सकते हो, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमेशा ही डिटरमिनर के साथ लिखा जाएगा। जैसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ही इज आ बॉय, योर बॉय, ही इज योर बॉय, योर बॉय। ठीक है, लड़के से कह दिया आपने, ही इज योर बॉय। तो अब देखो, इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये योर क्या हो गया? डिटरमिनर। ठीक है, डिटरमिनर ये समझ में आ गया आप लोगों को? अच्छा, आ वाटर, आई नीड आ वाटर लिख पाओगे आप? आई नीड अ वाटर। नहीं, आई नीड वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर कैसा नाउन है? वाटर एब्स्ट्रैक्ट। नहीं, मटेरियल। बट आ का मतलब क्या हो गया? एक। तो अब मुझे एक पानी चाहिए, नहीं, लिख पाओगे क्या? ये बस नहीं लिख सकते ना। नहीं, मटेरियल। अब मुझे बात बताना, देखिए इसे पेपर में कैसे पूछना। आपको ये चीज समझ में आ गई? इस वाली बात को जरूर आप अपने दिमाग में रखिए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर के नहीं। और आर्टिकल्स भी डिटरमिनर होते हैं, ए एन और द। अब देखो, I bought a soap from the market। अब आप देखो, मार्केट का फ्रॉम प्रीपोजिशन हो गया, द मार्केट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट या तो एडजेक्टिव बनते हैं या फिर अब ये फ्रॉम द मार्केट किसके लिए यूज किया गया? आउट के लिए। अबाउट के लिए। कहां से खरीद? बॉट। व्हाट डिड यू, व्हाट का आंसर तो ये हो गया। व्हाट डिड यू बाय, ये इसका आंसर हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। वेयर डिड यू बाय आ सोप, तो ये वेयर का आंसर हो गया नहीं हो गया? फ्रॉम द मार्केट। वेयर के आंसर क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं, मैंने आपको बताया। हो गया नहीं हो गया? एडवर्ब फ्रेज होगी नहीं होगी? आप ये चीज देखो, देखना, आई बॉट अ सोप, मैं आपसे पूछूं व्हाट डिड यू बाय, आपने बोल दिया आ सोप। मैं भाई इसमें तो दोनों हो रहा है ना, वॉट का और वेयर का, दोनों के हो रहा है। हाँ, व्हाट के आंसर क्या होते हैं? वॉट के तो वो होते हैं, क्या नाम है, व्हाट के आंसर ऑब्जेक्ट होते हैं वर्ब के। वर्ब के। हाँ, किसके? वर्ब के। वर्ब के। और व्हेन, वेयर, व्हाई के आंसर क्या होते हैं? और वो प्रीपोजिशन एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? जब आपको व्हेन, वेयर, व्हाई का आंसर, मतलब व्हेन या वेयर से जो आंसर मिले वो क्या मिले? नाउन मिले। क्या मिले? नाउन। तो फिर आप उसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे, वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो आप इसका ऐसे लिखो, आई अबाउट अ सोप द मार्केट, ऐसे नहीं बनाओगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो मार्केट है ये किसका आंसर है? ये उसका प्रीपोजिशन का वर्ब, बाय वर्ब का है। वेयर का आंसर है। किसका? वेयर का आंसर है। तो आप इसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है, इस समझ में आ गया? ऑल राइट। नहीं भाई, ये समझ नहीं आया। लेकिन भाई दा क्यों आया यहाँ पे? फ्रॉम द अब मार्केट के मार्केट है ना पॉइंट था, कोई नहीं। भाई, इसमें तो हम दोनों के हो रहा है ना, मतलब इसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों बता रहे हैं ना। एक हाँ। तो इसमें जब दोनों सेंटेंस बना रहा है, हमें चूज एक करना है, तो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों कैसे बना रहा है? आई बोट अ सोप, हाँ। बोट कहाँ से, सोप वहां से, बोट करा हमने, वाई मतलब क्या। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ। ठीक है, इसी समझ में। अब आप एक चीज देखो, मैंने आपको क्या बताया कि ए और एन का यूज आप किसके लिए करते हो? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए। ए और एन का यूज किसके लिए करते हो? भाई आई बोट अ सोप, हाँ, बोट क्या करा, सोप हमने खरीदा, मतलब बोट। व्हाट डिड यू बाय? हाँ। क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट डिड यू बाय? हाँ, व्हाट डिड यू डिड यू बॉय, डिड यू बाय बाय? आपने क्या कहा? सोप। आ सो। ठीक। ठीक है, अब आपने कहा कि आई बाउट अ सोप, फिर मैं आपसे पूछूंगा फ्रॉम वेयर डिड यू बाय अ सोप? यही तो पूछूंगा। हाँ। अब वेयर से जो आंसर पूछूंगा तो भी नाउन मिलेगा, मार्किट। लेकिन जो वेयर से जब आंसर पूछते हो और तो उसका preposition आंसर हो नाउन मिले तो उस नाउन को आप प्रीपोजिशन में ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो वही तो मैंने लिखा है। हाँ, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ भाई, ये तो वेयर से तो ठीक है मिल रहा है, पर वहां से आई बॉट अ सोप फ्रॉम द मार्केट। हाँ,
हमने सोप खरीदा मार्केट से, हाँ। तो हम इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, मतलब मैं ऐसा पूछ सकता हूँ क्या खरीदा मार्केट से, क्या तो क्या खरीदा, सोप खरीदा अच्छा, ना। तो ये नाउन का भी हो सकता है ना, हाँ, नाउन का ऑब्जेक्ट हो सकता है ये, नाउन का ऑब्जेक्ट, हो सकता है ऑब्जेक्ट किसके होते हैं, नाउन और प्रोनाउन के, वो नाउन और उसका वर्ब और प्रीपोजिशन को, वर्ब के प्रीपोजिशन। हाँ तो ये वर्ब का हो सकता है ना। सोप, हाँ सोप वर्ब का ही तो ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद लिखा है ना आपने, ठीक है। हाँ वर्ब के बाद ही तो लिखा है। अच्छा, सोप और मार्केट दोनों नाउन है ना, हाँ हाँ, दोनों ही नाउन है। ये सोप किसका ऑब्जेक्ट है वर्ब का, और मार्केट किसका ऑब्जेक्ट है। प्रोपोजिशन का। ये मैंने अभी आपको ही बताया था, जब कभी वेन वेयर, ये मार्केट किसका आंसर है, वेयर का आंसर है ना, ये वेयर का ही तो आंसर है। आपने कहा वेयर डिड यू बाय द सोप, कहाँ से सोप? अच्छा वेयर डिड यू, क्वेश्चन ये ठीक ठीक ठीक, अब आगे समझ में, हाँ। आगे मैंने ना। तो वर्ड का कुछ यूज नहीं है, वेयर डिड यू बाय यू सोप, तो जब मैंने आपको क्या बताया था, हाँ। जब वेयर से और बाय, वेयर से जो आंसर मिले, नाउन मिले, तो नाउन मिलेगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जब अगर वेयर से और वेन से आपको आंसर नाउन मिल रहा है, तो उस नाउन को आप किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, प्रीपोजिशन का या वर्ब का, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाओगे, किसका बनाओगे, प्रीपोजिशन। इस समझ में आ गया अब आपके, आ गया ना। मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जब वेयर, आपने साबुन कहाँ से खरीदा, मार्केट से खरीदा, मार्केट से खरीदा। मैं ऐसे भी तो कहता हूँ मार्केट से क्या खरीदा, मार्केट से क्या खरीदा, साबुन, ठीक है। व्हाट का आंसर मिला ना, हाँ। व्हाट डिड यू बाय फ्रॉम द मार्केट, सोप, तो व्हाट का आंसर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो what व्हाट के आंसर क्या होते हैं, वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट आपको क्या वर्ब का। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, क्वेश्चन में जैसे दोनों ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, ये क्वेश्चन है, हाँ। इसमें हमें वो वर्ब का भी मिल रहा है, प्रोपोजिशन का भी मिल रहा है, मिल रहा है नहीं, दोनों हाँ। के मिल रहे हैं ना। हाँ। तो मान लीजिए क्वेश्चन अगर आता है कि इसमें से हमें एक का चूज करना है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। हाँ तो बस यही पूछना चाह रहा हूँ मैं, इसमें ये से तो दोनों दोनों के मिल रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है, एक का चूज करना है, वर्ब के भी ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रीपोजिशन के भी ये होते तो हैं। मैं बोल रहा हूँ, दोनों का चूज करना है, इसमें दोनों मिल रहे हैं अरे ना। नहीं, अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हाँ सिंगल बता दीजिए एक, इधर आ जाओ। कंफ्यूज हो गया था ना मैं इसमें। कोई बात नहीं, कंफ्यूज वैसे ये होने वाली बात नहीं थी, कोई बात नहीं, हो गया तो कोई बात नहीं, चीजें धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगी। आई बॉट अ सोप फ्रॉम द मार्केट। अब सोप एक नाउन है, ठीक है, नाउन है। अब कैसा नाउन है ये हमें पता लगा। हाँ क्या था, सोप मतलब बताना क्या होता है, साबुन, साबुन मतलब, वेरी गुड, सोप मतलब साबुन होता है। अब मैं बता दूं सोप क्या है। सोप जो अब अच्छा, लिक्विड सोप खरीदा है कभी, हाँ। लिक्विड सोप खरीदा है, हाथ बैंड वॉश, हाँ तो वो लिक्विड सोप ही तो होता है। लिक्विड मतलब मटेरियल, Material। मटेरियल नाउन कैसे होते हैं, मटेरियल नाउन तो अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होते हैं। ए और एन का मतलब क्या होता है, काउंटेबल ना आए हो तो मतलब सिंगुलर काउंटेबल होता है। तो आप सोप मतलब क्या होता है, सिंगल काउंटेबल। देखो मैं आपको बता दूं, सोप इनफैक्ट मटेरियल होता है, ये पूरा सोप है, ये मटेरियल, इसके आपने टुकड़े कर दिए, अब आप लोग इस टुकड़े को सोप बोलने लगे, लेकिन सोप है अपने, और ये है क्या, ये पूरा मटेरियल सोप है, पूरा सोप। ये क्या है, मटेरियल ये सोप। पूरा मटेरियल सोप है। आप इनके, हम अपनी बोलचाल की भाषा में ये समझ लेते हैं कि जो टुकड़ा है, जो छोटी सी टिकिया है, उसको हम सोप समझते हैं, लेकिन सोप है कैसा नाउन, मटेरियल नाउन। अरे लिक्विड सोप आते नहीं आते, अगर वो मटेरियल नाउन, अगर मटेरियल नाउन है तभी तो वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। तो आप लोग समझते हो कि ये जो टुकड़ा है लेग्स का, वो सोप है। जी, तो अब ये सोप कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन के लिए ए और एन का यूज करते हो, नहीं। यूज नहीं कर सकते क्योंकि तो वो आ गलत हो गया ना। जी अच्छा भाई, मतलब जैसा अगर कहीं सोप आए तो हम उसको सीधा मटेरियल नाउन समझे, सोप मटेरियल नाउन ही होता है, समझे क्या। नहीं जैसा मान लिया अब हमें मालूम नहीं था तो हम तो ऐसा कॉमन समझते हैं ना, सोप तो एक सोप कॉमन, सोप मटेरियल नाउन की कॉमन कैटेगरी होगी, अब हाँ। किसी कैटेगरी का भी हो सकता है, हाँ, कंपनी का भी हो सकता है। सोप कैसा नाउन है, मटेरियल सोप मतलब मटेरियल होता है, लिक्विड सोप भी तो आ रहे हैं, सॉलिड सोप भी आ रहे हैं, ठीक है। तो सोप कैसा नाउन है, मटेरियल नाउन। अभी मैं थोड़ा सा और इसको लगभग सब मटेरियल ही है, जी, सब मटेरियल ही है लगभग। ज्यादा मटेरियल ये हाँ। मैटर जो है हर चीज है। तो सोप कैसा नाउन है, मटेरियल। Material। और आप लोग क्या समझते थे कि आप लोग ये समझते थे कि ये जो टिकियां हैं इनको हम सोप बोलते जी, जी, हैं, जी। इनको तो आप बार बोलोगे, बार। बार या पीस बार। किसके, ऑफ सोप सोप। ये चीज समझ में आ गई आपके। तो देखो आई बाउट आ सोप फ्रॉम द मार्केट, ये गलत हो गया। अगर आपको लिखना है ये एक ही टिकिया खरीदी तो आप पीस ऑफ सोप लिख दो, आप आई पीस बोट ऑफ पीस, हाँ पीस या सोप, या आ बार ऑफ सोप। आई बोट सो, हाँ 12 इस समझ में आ गया आपके, इस समझ में आ गया। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बोट सोप भी तो लिख सकते हैं। आई बॉट सोप मटेरियल, तो मटेरियल की कंसीडर क्या है, मटेरियल कंसीडर करोगे, लेकिन आप सोप नहीं खरीदते। अगर मस्जिद आप लोग तो टिकिया ही मटेरियल- खरीदते हो ना। मटेरियल- अगर आप दुकानदार हो, आप अपने घर पे प्रेफर करते हो उसकी बार्स को, तो वो भी कह सकते हो आई बॉट, आई बाउट भाई लेकिन अगर जैसे हम खाली आई बॉट आ सोप, तो लेकिन ए यूज नहीं होगा ना, आ यूज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सोप कैसा नाउन है, ये मटेरियल है। मैं इसको ऐसे लिख दूं, सोप मटेरियल नाउन समझ में आ गया क्यों है। आई नीड अ वाटर, लेकिन मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं है ना भाई।
मटेरियल नाउन काउंटेबल होते ही नहीं, मैंने क्यों बताया तो कि- लेकिन ए तो सिर्फ उसके आगे यूज हो सकता है जो काउंटेबल है। हाँ तो अब मैंने देखो किसके लिए यूज कर दिया, पीस के लिए यूज कर दिया ना, पीस के लिए यूज होता है वो। पीस के लिए यूज कर दिया ना। हाँ पीस के लिए सिंगल पीस आई बोट पीस सोप था तो आई बोट अ पीस ऑफ सोप, Yeah, a अब piece of पीस soap. सिमिलर हो गया तो आगे आ जाएगा। आगे समझ आ पीस ऑफ सोप टू पीस ऑफ सोप। ठीक है, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझ में आया? हाँ। तो मैं थोड़ी सी और हेल्प करता हूँ कि आप कैसे पहचानोगे कि कोई भी नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये कर दिया। ठीक है, इसको उतारो बिल्कुल भी नहीं। नहीं अच्छा अब सब जाकर समझ लेना है। लेकिन लिंक किसी के साथ शेयर नहीं करना, नहीं भाई, ठीक है? वीडियो ही नहीं शेयर करनी। तुम कर मत देना ये सभी में कर दो। नहीं भाई कभी किताब आपसे और तुम अपनी सोचो हम तो कोई कि नहीं। श्री और को सेंड करो। बात नहीं करो, बाहर से बात करो तो यहाँ तक आवाज आएगी, फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मतलब मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, उनको भी लिंक दे दूंगा, उन्होंने बेसिक्स नहीं पढ़ा है ना? तो चलो अब देखो, मैंने बताया नाउन दो तरीके से होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। मतलब मैं बताता हूँ, देखो आप कैसे पहचानोगे कोई भी नाउन काउंटेबल है, ये मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये याद रखना। काउंटेबल नाउन को आप काउंट कर सकते हो, जी जी कोई भी नाउन है, अगर आप उसको मतलब नंबर में काउंट कर सकते हो। अगर किसी नाउन के लिए आप न्यूमेरल्स लिख रहे हो, न्यूमेरल्स का मतलब क्या हो गया? नंबर 1 2 3 4 100 मिलियन बिलियन ETC, ये नंबर ही तो है, नंबर आप काउंटिंग के लिए यूज करते हो। अगर ये नंबर किसी नाउन के साथ लिख पा रहे हो आप, तो वो नाउन कैसा होगा? काउंटेबल। काउंटेबल होगा। फिर मैंने आपको बताया, देखो एक एग्जांपल और देता हूं। ये जैसे कुछ एडजेक्टिव्स होते, कुछ डिटरमिनर्स होते हैं, मैनी, फ्यू, ऑल मैनी, Few. फ्यू, सम ठीक है? नहीं, बोथ, होगा ना ज्यादा, क्या चीज? बोथ, बहुत ईदर, इधर भी हो जाएगा। ईदर, ये ETC। अगर ये डिटरमिनर्स किसी नाउन के साथ लिखे हुए हैं भाई तो समझ आता है सम सम दोनों के साथ आ जाएगा, अच्छा ठीक है? सम वाटर और सम। हाँ, हाँ। अगर ये डिटरमिनर्स किसी के साथ लिखे हुए हैं तो ये कैसे नाउन हो जाएगा? काउंटेबल। Countable. जो काउंटेबल नाउन होते हैं मतलब जो आपको हाउ मेनी का रिप्लाई मिल सके, किसका? हाउ मेनी का इनको हम काउंट कर सकते हैं। हाउ मच का हाउ मेनी का हाउ मेनी का रिप्लाई मिल सके, आप उसको क्या कहोगे? काउंटेबल नाउन कहोगे। स्टार्स कैसा नाउन है आप मुझे बताओ? स्टार्स काउंटेबल अनकाउंटेबल? स्टार्स स्टार दोनों स्टार भाई स्टार के स्टार स्टार्स, स्टार्स तारे, काउंटेबल है अनकाउंटेड दोनों काउंटेबल, वेरी गुड। काउंटेबल कैसे बताओ? बिलियंस ऑफ स्टार्स बोलते हो। अभी मैंने बताया कोई भी नाउन जिसमें आप बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन लिख पाओ तो उसको काउंटेबल बोलोगे। अच्छा, क्योंकि हमने स्टार तो गिने नहीं, अब हमने तो ये पढ़ा था मतलब स्टार था अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल ये पढ़ा था, इन्यूमरेबल पढ़ा था। देखो काउंटेबल का मतलब ये थोड़ी कि हर किसी चीज को आप काउंट ही कर पाओ। बुक्स कैसे नाउन है आप मुझे बताओ? काउंटेबल काउंटेबल। दुनिया में कितनी बुक्स हैं, कभी आपने काउंट किया? नहीं किया ना? तो अब इस स्टार्स को अगर आप काउंट नहीं कर सकते उसका मतलब क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया, क्या इन्यूमरेबल हो गया? क्या हो गया? इन्यूमरेबल। आपके बाल कैसे हैं? काउंटेबल काउंटेबल है, आप उनको गिन नहीं पाओगे, आपकी उम्र कम पड़ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसको अनकाउंटेबल कैटेगरी में रख दो। इसका मतलब ये नहीं होता कि अनकाउंटेबल का मतलब ये थोड़ी कि जिसको आप नहीं गिन पाओ वो अनकाउंटेबल हो गया। आप जो मैं गिन सकता हूं भाई, है नहीं है? ये भी बात समझ में आ रही है ना आपके? ये चीज अब ये वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूं, इस वाली बात को ठीक है उतना अच्छे से बता नहीं पता, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। जी जी भाई तो समझ आता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल मटेरियल्स हो जाएंगे सर। इन्यूमरेबल्स जो आपने बताया, इन्यूमरेबल्स न्यूमेरल्स, न्यूमेरल्स नहीं सर, ये जो इसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको क्या बताएं? इन्यूमरेबल मतलब इन स्टार्स कैसे हैं? इन्यूमरेबल्स। स्टार्स या हेयर हो गया, मतलब इनके लिए आप बिलियंस और मिलियंस ऑफ लिखते हो नहीं लिखते हो, लेकिन ये बहुत इतने ज्यादा है जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। इन्यूमरेबल, लेकिन नंबर तो है इनका, इतना बड़ा नंबर है कि आप काउंट करना बहुत मुश्किल है। आगे समझ लो। ऑलराइट, अनकाउंटेबल दो। अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल होती है, हाउ मच का अप्लाई होते हैं, किसका? How much का। अरे ये वाली बात प्लीज आप याद रखना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कोई भी नाउन है जिसके उसमें किलोग्राम लिखा हो, सेंटीमीटर लिखा हो, मिलीमीटर लिखा हो, वॉट ठीक है? मीटर क्यूब लिखा हो, सेंटीमीटर क्यूब लिखा हो, ठीक है? किलोग्राम, सेंटीमीटर, भाई वाट नहीं आ सकता कितने किलो वाट का है लीटर लिखा हो, ठीक है? केजी आता हो गया। रखो, हाँ हाँ वो यूनिट, हेलो वॉट लिख दिया, हाँ वॉट लिख दिया, बस। अब तो तुम साइंस पकड़ दे लगे तुम। तो कोई भी नाउन इधर देखो जिसके अंदर किलोग्राम लिखा हो, सेंटीमीटर लिखा हो, मीटर लिखा हो, ये लिखा हो, वो कैसे होंगे? अनकाउंटेबल। Uncountable. कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो, कोल्ड ड्रिंक में क्या लिखा होता है?
200 ml 200 ml। साबुन खरीदो, साबुन की टिक्की क्या लिखा 200 ग्राम या 100 ग्राम, तो कोई भी नाउन जिसके लास्ट में ये लिखा हो कैसा होगा वो अनकाउंटेबल। ये वाली बात है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज करोगे क्या? नहीं। ए और एन का यूज सिंगुलर काउंटेबल और या और सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना बिना आर्टिकल बिना डिटरमिनेंट के भी यूज नहीं करोगे। समझ में आ गया? कनेक्टिंग नाउन। अच्छा ये देखो इसके साथ डिटरमिनेंट हम देख लेते हैं, मच, लिटिल, ठीक है, मच हो गया, लिटिल हो गया, और अच्छा एक बार बता दो जो अदर है, अनदर है और द अदर है, ये भी किसके साथ यूज करते हो आप? काउंटेबल। ये भी डिटरमिनेंट्स हैं। मच हो गया, लिटिल हो गया, ठीक है, सम लिख देते हैं पर चलो। भाई ये वाली डिटरमिनेंट हम काउंटेबल में यूज करेंगे ये वाली डिटरमिनेंट सिर्फ काउंटेबल पे यूज और करोगे, ये अनकाउंटेबल। ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करोगे, ठीक। ठीक है। ये कुछ डिटरमिनेंट्स हैं जिनके साथ आप अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं। आई हैव मैनी, डिटरमिनेंट्स तो बहुत बड़ा टॉपिक है, 8 दिन पढ़ाऊंगा मैं आपको। एक्सपीरियंस और आई हैव मच फ्रेंड्स। अब बताओ एक्सपीरियंस और फ्रेंड नाउन यूज किया, एक्सपीरियंस कैसा नाउन है? काउंटेबल अनकाउंटेबल? एक्सपीरियंस अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ किस डिटरमिनेंट का आप यूज करते हो? मैनी का। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का। आज का ये तो मैं ये तो कह रहा हूँ तो मैनी में आ रहा है ना काउंटेबल, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा ना? यहाँ तो मच होगा। और यहाँ मैनी मैनी फ्रेंड्स को तो हम वो कर सकते हैं ना। काउंट कर सकते आगे समझ में आपके जी जी इतना समझ में आ गया? जी। अब आगे बढ़े थोड़ा। जी। ये बेसिक है जो आप लोगों को पता चाहिए, कंपटीशन को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जी, जी। ठीक है। ये आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये हाउ मच को अप्लाई करते हैं काउंटेबल नाउन और ये हाउ मेनी को। How many। इनके साथ आप ए और एन का तो कभी प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, गुनाही कबीरा है, गुनाहे कबीरा। इसके साथ आप ए और एन का यूज कर सकते हो। ए और एन का यूज जब भी कभी ब्रैकेट लगा दिया जाए तो इसका मतलब क्या आप कर सकते हो, मतलब डिटरमिनेंट्स का आप यूज कर सकते हो। कोई बात, ए और एन बता देता हूं मैं, इधर समझ में आ गया? बता दे ये गुनाही कबीरा है। गुनाह। आई नीड अ वाटर गलत हो जाएगा, आई नीड अ सॉप गलत हो जाएगा। पीस ऑफ सॉप। खैर मैं एक और देख लूं, मैं कहां लिख देता आपसे पूछता हूं, मिटा दो इसको। जी जी मिटा दीजिए। अच्छा जो एक्शंस होंगे वो कैसे, वो किस टाइप के नाउन होंगे? एक्शन, एक्शंस। हां टेक एक्शन, टेक एक्शन सर वो तो काउंटेबल होंगे ना। आई सॉ अ डांस, ठीक है। ठीक है, हाँ। इतना नहीं बताया, ठीक है। डांस को कभी तुमने देखा है? डांसर को देखा है? किसको देखते हो तुम? डांसर को। अभी तो तुम कह रहे मैंने डांस को देखा। डांस। हाँ अभी तो कह रहे डांस क्या है? ये अनकाउंटेबल वो तो डांस क्या था? एक्शन, एक्शन को नहीं देखते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लिए आप ए और एन का यूज करते हो क्या? नहीं। आप डांसर को देखते हो ना, सिंगर को देखते हो या सिंग को देखते हो? सिंग को देखते हैं। सिंग को देखते हैं, कह रहे हैं। नहीं सिंगर को Singing को देखते हो तुम? नहीं सिंगर को देखते हैं, सिंग को नहीं। हाँ। सिंगिंग को सुनते हो। Singing। तो अच्छा अब आपने डांस को जो- एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब आपने इसके साथ आ का यूज क्यों कर दिया? गलत हो गलत। गया। तो आप डांस को देख ही नहीं सकते, डांसर देख सकते हो। ए डांसर तो हो जाता ना भाई। हाँ आई सॉ ए डांसर। हाँ वो सही हो जाता। अब फिर मैं उसके चक्कर में तो मैंने बोल दिया कि सही है, क्यों बोल दिया? कि मुझे डांस का नहीं पता था, वो नहीं अब पता चल गया ना? जी, अब पता चल गया। समझ में आ गया? आई एंजॉय, अगर मैं ऐसे लिख दूं आई सॉ डांस तो ठीक हो जाएगा क्या? चलो मैंने डांस अनकाउंटेबल नाउन है, बिना डिटरमिनेंट के लिख दिया, तब भी ठीक हो जाएगा क्या? नहीं। डांस तो देख ही नहीं डांस तो देख ही नहीं सकते, सकते। है नहीं? आई एंजॉय डांस कर सकते हो, है ना? ये चीज समझ में आ गई? सिंगुलर काउंटेबल बिना डिटरमिनेंट के नहीं लिखे जाते, इतना समझ में आ गया? बेसिक बेसिक मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए थोड़ा सा मैस्कुलिन फेमिनिन नहीं बता रहा मैं, मैस्कुलिन फेमिनिन जो इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में आते हैं 4-5 है, वो मैं आपको दे दूंगा, मतलब थोड़ी सी लिस्ट है वो दे दूंगा। मैस्कुलिन तो पता है होगा आपको, मैन, वुमेन, ठीक है, गर्ल, बॉय, ये मतलब ये तो पता है जेंडर वाला। हम जो थोड़ा सा आते हैं, अगला हमारा टॉपिक है वो केसेस ऑफ अ नाउन पर। किस पर? केसेस ऑफ नाउन। केसेस ऑफ अ नाउन। आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल गया? जी। फिर से मैं बता देता हूं, एक बार और सुन लो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते क्या है? नाउन प्रोनाउन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन। या तो नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन। अब तो मैंने इतना बता दिया। अच्छा कोई भी चीज ऑब्जेक्ट होगी तो वो नाउन या प्रोनाउन होगी, ये तो बता ही दिया, ऊपर लिख दिया है। ऑब्जेक्ट होगा या तो ट्रांजिटिव वर्ब का होगा या प्रीपोजिशन का हो जाएगा। और फिर मैंने ये भी बता दिया ट्रांजिटिव वर्ब का कब होगा? व्हाट का। और प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट कब दोगे? जब व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ के रिप्लाई देना हो, ठीक है, या फिर वर्ब इंट्रांजिटिव हो। इतनी चीज समझ में आ गई? इतनी चीज आपके समझ में आ गई या नहीं है? जी भैया। केसेस ऑफ अ नाउन पे आते हैं, ठीक है। ये आप ये पहचान लोगे सब्जेक्ट में जिसके बारे में हम बात करें, ऑब्जेक्ट मतलब या तो वर्ब का या प्रीपोजिशन का, है ना? बता दें इसको। अब आप देखो केसेस ऑफ अ नाउन का मतलब क्या होता है।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउन का यूज सेंटेंस में, किसका? सेंटेंस में नाउन को आप कैसे यूज करते हो, तो उसको हम केसेस ऑफ अ नाउन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, यूज ऑफ अ नाउन, यूज ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन का यूज सेंटेंस में क्या कहलाता है? केसेस ऑफ अ नाउन। समझ में आ रहा है आपको? नाउन किस केस से बिलोंग करता है, मतलब केसेस ऑफ अ नाउन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि नाउन का यूज सेंटेंस में केसेस ऑफ अ नाउन कहलाता है। मैं उसको बहुत अच्छे से एग्जांपल दूंगा, आपको सब समझ में आएगा। देखो, जैसे लिख देता हूं, अलीना हेल्प्ड अयान। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? अलीना। सब्जेक्ट क्या है? अलीना सब्जेक्ट हो गया। आपको कैसे पता चला? अलीना के बारे में बात करें, उसकी बात ये मेन वर्ब से पहले लिखा है। हेल्प क्या है? मेन वर्ब। होम डिड अलीना हेल्प? अयान। अयान किसका आंसर आ गया? ये होम का। होम का आंसर आ गया। होम का आंसर आ गया ना? किसकी? होम के व्हाट और होम के आंसर क्या होते हैं? वर्ब के ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर अयान क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, मैं इधर लिख देता हूं, अयान हेल्प्ड अलीना। ये भी सेम है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट क्या है? अयान अयान क्या है? सब्जेक्ट है। अच्छा, होम डिड अयान हेल्प? अलीना। अलीना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि होम का आंसर है। केसेस ऑफ अ नाउन का मतलब क्या होता है? कि नाउन का यूज सेंटेंस के अंदर केस ऑफ अ नाउन कहलाता है। अब आप देखो, यहाँ पर आपने नाउन को किस तरीके से यूज किया है? सब्जेक्ट। जब नाउन को आप सब्जेक्ट की तरह यूज करते हो तो उसको क्या बोलते हो? नॉमिनेटिव केस। क्या बोलते हो? नॉमिनेटिव। क्या बोलते हो? नॉमिनेटिव केस। और यहाँ पर आपने नाउन को किस तरीके से यूज किया है? तो जब आप नाउन को ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हो तो उसको क्या बोलते हो? एक्यूजेटिव केस। क्या चीज? एक्यूजेटिव केस। अब आप देखो, अयान यहाँ पर किस केस में है? एक्यूजेटिव। मतलब इसी को सिंपल लैंग्वेज में हम ऑब्जेक्टिव केस भी बोल देते हैं। जी जी। क्या चीज? ऑब्जेक्टिव। और इसको सब्जेक्टिव केस। मतलब सब्जेक्टिव केस का थोड़ा सा अच्छा टर्म नॉमिनेटिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस का थोड़ा सा अच्छा टर्म एक्यूजेटिव केस। तो आप कुछ भी बोलो, सब्जेक्टिव बोलो, ऑब्जेक्टिव बोलो, कुछ भी ठीक है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर अलीना किस में है? सब्जेक्टिव केस में। और यहाँ पर अयान किस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। अब यहाँ पर अयान किस में है? सब्जेक्टिव केस में। मतलब नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस में, जो भी बोलो कुछ भी हो आप। सकता है। और यहाँ पे अलीना एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव में। एक्यूजेटिव। आप यहाँ से क्या बात एक चीज इन्फर करोगे कि देखो, अयान को अगर मेन वर्ब से बाद लिख दिया तो अयान ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। मेन वर्ब से पहले लिख दिया तो सब्जेक्टिव केस। क्या अयान की कोई फॉर्म चेंज हुई? नहीं। अयान की स्पेलिंग चेंज हुई? नहीं। नहीं हुई ना? अब आप देखो, प्लेस चेंज हो गया। हाँ बस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक नाउन किस केस से बिलोंग करता है, मतलब किस केस से बिलोंग करता है, ये किस पे डिपेंड करेगा ना? मतलब नाउन किस केस से बिलोंग करने का मतलब ये है कि नाउन सब्जेक्टिव केस में हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, वो या अगर आगे भी केसेस होते हैं और बताऊंगा, तो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? प्लेस पर। किस पर? प्लेस पर। जिसको आप बोले थे। अच्छा बट क्या होगा? पोजीशन। किस पर? पोजीशन पर। तो नाउन का जो केस है वो डिपेंड किस पे करता है? पोजीशन पर। देखो यहाँ पर अयान की पोजीशन मेन वर्ब के बाद थी तो अयान को आप एक्यूजेटिव केस बोल रहे हो। यहाँ पर अयान की पोजीशन मेन वर्ब के से पहले है तो अयान को नॉमिनेटिव केस बोल रहे हो। लेकिन अयान में कुछ चेंज नहीं आ रहा है। जी। लेकिन अब आप एक चीज देखना, अगर अयान के लिए कोई प्रोनाउन यूज करूंगा तो वो क्या करूंगा? आई वर ही। अयान के लिए आई यूज करूंगा, ही। ही। अयान के लिए क्या यूज करूंगा? ही करेंगे। अयान मैं के एक लिए चीज बता रहा था, प्रोनाउन कैसे यूज करना है। अयान के लिए मैं कोई प्रोनाउन यूज करूंगा, क्या करूंगा? ही। अलीना के लिए ही। शी। तो देखो वहां पे अलीना के लिए मैं शी यूज करूंगा जी। और अयान के लिए ही। जी। तो चलो ठीक है, शी हेल्प्ड ही। हिम। ही क्या है? सब्जेक्टिव। आपको पता है कि सब्जेक्टिव केस है। ही क्या है? सब्जेक्टिव। शी मतलब ऑब्जेक्टिव। शी मतलब क्या है? अलीना। और हिम किसके लिए यूज किया मैंने? अयान के लिए। अच्छा फिर देखो, अब ये अयान ने भी तो अलीना की हेल्प की है, तो मैं अब इसको कैसे लिखूंगा? ही हेल्प हर। हेल्प्ड हर। ही मतलब अयान। मतलब इसका मतलब क्या है? हिम मतलब क्या है? अयान। अयान। और इसका मतलब क्या है? अलीना। इसका मतलब क्या है? अलीना। और इसका मतलब क्या है? अयान। भाई इसका मतलब अलीना क्यों हुआ? ये तो हर मैंने बता दिया कि हेल्प। ही बराबर अलीना।
ही बराबर अयान, सॉरी ही बराबर अलीना लड़के के लिए ही का यूज करते हैं, ही। और शी बराबर अलीना अलीना, तो पता होगा ये तो। शी बराबर अलीना, लड़की लड़की के लिए वो करते हैं। तो देखो अलीना है अयान, तो अलीना की जगह मैंने मतलब कोई भी चीज जो नाउन की जगह यूज होती है वो प्रोनाउन हो गया ना, जी ये प्रोनाउन हो गया। और ये भी अयान की जगह यूज हुआ, ये भी प्रोनाउन हो गया। खबर को सुनो इसको, अच्छा ये भी प्रोनाउन हो गया और ये भी प्रोनाउन हो गया। आपने हर किस की जगह यूज किया है, अलीना कोई भी चीज जो नाउन की जगह यूज होती है वो प्रोनाउन कहलाती है। अब आप देखो शी मतलब अलीना और इसका मतलब भी अलीना है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है। और यहाँ पे जब आपने अलीना को ऑब्जेक्ट बनाया और उसको प्रोनाउन की तरह से रिप्लेस किया तो वहां क्या लिखा, बाहर और हिम मतलब, अयान और ही मतलब, अयान जब आपने इस हिम अयान को यहाँ पे ऑब्जेक्ट था जिसको प्रोनाउन से सब्स्टिट्यूट किया, फिर उसी को जब सब्जेक्ट बना दिया तो क्या लिखा, ही। इस समझ में आ रहा है आपको? भाई एक बार तो सही से समझा दिए हिम और हर कैसे लगा मतलब बाबू ही जो देखो ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस में मतलब हिम और हर लगेगा। ही क्या है, सब्जेक्टिव केस है, अभी मैं बताऊंगा प्रोनाउन में। और हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और शी क्या है, सब्जेक्टिव केस है। और हर क्या है। ऑब्जेक्टिव तो अब खुद से एक चीज देखो, शी मतलब अलीना, जब अलीना को आप सब्जेक्ट बना रहे हो और अलीना को एक प्रोनाउन से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो उसकी जगह शी आ रहा है। फिर जब इसी अलीना को जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो और उसको एक प्रोनाउन से सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो क्या आ रहा है, हर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो अगर मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ तो अलीना के उसमें कोई चेंज आ रहा है नहीं। तो अब मैं एक बात ये बताऊंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि देखो ना वहां पे तो फॉर्म चेंज हो गई प्रोनाउन की, लेकिन नाउन की कोई फॉर्म चेंज हुई नहीं। प्रोनाउन के अपने रेडीमेड केसेस होते हैं, मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन कब होगा, सब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन का क्या होता है, लेकिन नाउन के अपने केसेस नहीं होते। नाउन सब्जेक्टिव केस से कब बिलोंग करेगा, ऑब्जेक्टिव केस से कब बिलोंग करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, पोजीशन पर, किस पोजीशन पर। पर। लेकिन प्रोनाउन के साथ पोजीशन वाला केस नहीं है, प्रोनाउन के तो अपने खुद के केसेस हैं। किसके, खुद की कि मतलब जब सब्जेक्ट की जरूरत है तो ये वाला लिखो, ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ये वाला ये वाला लिखो। लिखो। ये समझ में आ गया आपके, आपके समझ में आई ये वाली बात, आपके समझ में आ जी गई, भाई। आ गई ना। कि जैसे देखो शी मतलब अलीना था, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह लिख रहे हैं, जब हम इसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस लिख रहे हैं, हर ऑब्जेक्टिव केस है। हे मतलब ये अयान था, अयान को जब हमने सब्जेक्ट बनाया और एक प्रोनाउन से ऑब्जेक्ट बनाया और प्रोनाउन से सब्स्टिट्यूट किया तो हिम लिखा। फिर जब अयान को हमने सब्जेक्ट बनाया और एक प्रोनाउन से सब्स्टिट्यूट किया तो ही लिखा। और अयान क्या है, नाउन है, जब अयान को हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो भी अयान लिखा, सब्जेक्ट बनाया तो भी अयान लिखा, कोई चेंज हुआ। अब यहाँ पर अयान को सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस बोल रहे हो, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस बोल रहे हो, सिर्फ फर्क किसका, पोजीशन का। समझ में आ गया। लेकिन प्रोनाउन के साथ पोजीशन वाला केस नहीं, खेल नहीं है। प्रोनाउन के खुद के अपने रेडीमेड केसेस होते हैं। आगे समझ में, ऑलराइट। तो देखो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस समझ में आ गया आपके। जी भाई। मतलब ये दो केसेस होते हैं, जब नाउन सब्जेक्ट की तरह काम करे तो उसको नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट की तरह काम करे तो एक्यूजेटिव केस। सिर्फ क्या यही केस होते हैं, ये नहीं होते, इसके अलावा भी होते हैं। देखो भाई, थोड़ा सा और सुनना, कहाँ जाना है? समझने वाले हैं। कराइए कराइए। ये नहीं ऐसी ऐसी बीसी कर रहे हैं भाई। रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक कॉमे का यूज बताता हूँ, फिर बात कर रहा हूँ। ठीक। क्योंकि कॉमे का मतलब देखो यूज ऑफ कॉमा बताता हूँ, यूज ऑफ, क्योंकि ये नाउन में काम आएगा तो लोग ये अभी से सीख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी। जैसे ए और बी दो लोग हैं, इन दोनों को जोड़ना है तो मैं कैसे लिख दूंगा, ए एंड बी, ए एंड बी लिख दूंगा। अब ए बी सी ये तीन लोग हैं, डी ये लोग हैं, चार लोग हैं। ए कोमा बी कोमा सी अब इनको मुझे जोड़ना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, ए एंड बी एंड सी एंड डी। क्योंकि जोड़ने का काम अंग्रेजी में कौन करता है, एंड क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ये कंपाउंड बना देता है, दो चीजों को जोड़ के कंपाउंड बना देता है। तो मतलब जोड़ने का काम किसका है, एंड का है। तो मतलब देखो ए और बी थे तो मैंने ऐसे लिख दिया ए एंड बी। अब ए बी सी डी है तो मैं इनको जोड़ूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा ए एंड बी एंड सी एंड डी। इतना समझ में आ गया जी। खैर जोड़ने का काम तो सिर्फ और सिर्फ एंड का है, लेकिन देखो मैं इसकी जगह ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए
कॉमा बी कॉमा सी एंड डी एंड डी इस ये कॉमा मैंने किसकी जगह लिखा, एंड डी ये कॉमा किसकी जगह एंड डी इसके नीचे। ठीक 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 है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ से आपको ये क्या बात पता चली, क्या चला, एंड का काम जो है वो जोड़ने का होता है, और मतलब कॉमा जो है एंड एंड का काम करता है, काम पहली करता बात। ये बात पता चली, जी ये बात पता चली। कॉमा जो है एंड का काम करता है। कॉमा जो है एंड का काम करता है। अब दूसरी बात मिटा दें इसको, एक काम पता चल गया, मुझे ये काम नहीं बताना आप लोगों को। ये काय में करता है, नाउन में या इंग्लिश में कहीं? नहीं, बस कॉमा एंड की एंड का सब्स्टिट्यूट है। सब चला। बात ये नहीं बतानी मुझे, बात मुझे कुछ और बतानी है। जी बताइए। महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन वो फादर ऑफ नेशन was shot dead on 30 Jan 1948 ना। 1948 1948 महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन was shot dead on 13 Jan 1948। ठीक है, इधर सुन, यहाँ पर मैंने क्या करा इनको कॉमा क्यों लगाया आपने? जी, वही तो मैं बता रहा हूँ क्यों लगाया, आपको तो ध्यान ही नहीं है, मोबाइल चला लो। अरे नहीं भाई, दिख रहा है। अब यहाँ दो कॉमे लगाए मैंने, क्या लगाए, दो दो कॉमे। इन दो कॉमे के बीच में क्या लिखा, दाम द द फादर ऑफ नेशन बोल, द फादर ऑफ नेशन। द फादर ऑफ नेशन। नेशन। द फादर ऑफ नेशन किसके लिए यूज किया गया है, महात्मा गांधी। किसके लिए, महात्मा गांधी के लिए। इसी के लिए तो यूज किया गया है। जी। अब आप मुझे ये बताओ, अगर मैं आपको ये नहीं बोलूं, अगर ये नहीं महात्मा गांधी के बारे में ये बात ना बताऊं, महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, तो आपको पता नहीं चलेगा कि महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन है। दुनिया को पता है, हर एक इंडियन को तो पता ही होगा कि महात्मा गांधी कौन है, राष्ट्रपिता है। तो अगर ये महात्मा गांधी के बारे में ये जो द फादर ऑफ नेशन है, ये आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है ना, जी। क्या चीज, Additional ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जरूरी है क्या देना, मतलब महात्मा गांधी के बारे में जब भी आप महात्मा गांधी का नाम लोगे तो यही बताओगे नहीं, कि नहीं। द फादर ऑफ नेशन, ना, जरूरी तो नहीं। क्यों जरूरी नहीं है, हाँ भाई, हर किसी के- जरूरी नहीं है ना, नहीं। लेकिन फिर भी हमने इसको लिख दी। जी। अब सिर्फ हम पे देखो, देखिए जरूरी है भी और नहीं भी है, इस तरीके से मैं बता दूं। जैसे ये वाली बात बोलो, तुम मुझसे बोलो मैं इंडियन हूँ, तो मुझे तो पता महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन है, तो ये मेरे लिए नॉलेज एसेंशियल हो गई। लेकिन यही बात एक युगांडा के किसी आदमी को बोलो, बेचारा जो गांव से बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए वाली इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो गई इसे। इंपॉर्टेंट होगी, क्या हो जाएगी, मतलब इसेंशियल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, Essential। इसेंशियल हो जाएगी। अगर ये वाली बात तुम किसी इंडियन से बोलोगे तो उसके लिए तो बोलना knowledge- तो देखो ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, इस तरीके से। अगर किसी युगांडा के आदमी से बोलोगे तो कैसे लिखोगे, मतलब बोल तो दोनों को सेम दोगे, लेकिन अगर किसी युगांडा के आदमी से बोलोगे तो क्या बोलोगे, महात्मा गांधी The father of द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी, देखना फर्क, द father. फादर ऑफ नेशन, What was that? ठीक है, was shot dead On 30 shot dead January 1948. on 30 जैन 1948. 1948। ये किसी युगांडा के गांव के आदमी से बोलोगे, भाई इंडिया के सभी तो बोल सकते हैं। रुको नहीं बोल सकते, हर किसी इंडियन को पता महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता, अगर मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मान लो कि किसी इंडियन को नहीं पता, गांव में रह रहा, बहुत ट्रैवल एरिया में रह रहा है, जिसको पता ही नहीं है, तो अच्छा भाई एक बात बताइए, हम्म। युगांडा जो है उसको हम ऐसे क्यों नहीं बना सकते? मैं वही तो बता रहा हूँ, समझो वही तो मैं बता रहा हूँ, कैसे रखो। सवाल- अब ऊपर वाले को नीचे वाले में फर्क क्या है, बस ऊपर वाले सेंटेंस और नीचे वाले सेंटेंस में क्या फर्क है, कॉमा। कॉमा कॉमा, क्या चीज, कॉमा। कॉमा, बस कॉमे का फर्क है। द फादर ऑफ नेशन देखो मैंने यहाँ भी फर्क लिखा नहीं है, बोल रहे भाई। कैपिटल्स कैपिटल्स। और कहा कैपिटल, देखिए आपने यहाँ पे स्मॉल में लिखा हुआ है ये। कहाँ? द फादर। नहीं इसका कोई नहीं है। अरे ऐसे कैसे? बस हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, जब मैंने डिफरेंस पूछा तो ये भी वेरी गुड, ठीक, अब तो ठीक है, अब ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ कॉमे का डिफरेंस है, ये आपका बोलो फिर। ठीक है। अगर मुझे बोल रहे, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे पता गांधी जी के बारे में, तो ये जो द फादर ऑफ नेशन, ये मेरे लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी, जी हाँ। नॉन इसेंशियल, क्या चीज, नॉन एसेंशियल। नॉन इसेंशियल का मतलब क्या हो गया, अगर आप ये नहीं बताओगे तो फिर पढ़ा लिखा मुझे पता है, पता है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है,
ये नॉन ये एसेंशियल एसेंशियल है, द फादर ऑफ नेशन ये इसेंशियल है नहीं है? एसेंशियल है, ये क्या है? एसेंशियल। अब सुनो, अब तुम्हें थोड़ा सा पता चल गया होगा। क्या पता चला? देखो, कॉमे का यूज आप तब भी करते हो जब आपको नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी हो। तो यहाँ पर ये द फादर ऑफ नेशन कैसा है? नॉन एसेंशियल। क्या चीज? एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो इसेंशियल नहीं है, नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल है। जब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देना हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन दो तरीके की हो सकती है, एक एसेंशियल और दूसरी। जब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन नॉन एसेंशियल देना हो तो आप उस इंफॉर्मेशन को किस में रखते हो? कॉमा में। तो यू यूज कॉमा फॉर इंट्रोड्यूसिंग एडिशनल नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन। गॉट इट? जी। ये समझ में आ गया? अगर कोई इंफॉर्मेशन एडिशनल है, किसी सब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में आप बता रहे हो, किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहे हो, और वो क्या है? एसेंशियल है, तो आप बिना कॉमे के लिखोगे। और वो नॉन एसेंशियल है तो आप किस में लिखोगे उस इंफॉर्मेशन को? कॉमा। तो आप यहाँ पे मुझे बताओगे तो ये, अगर मुझे लिख के बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा ये नॉन एसेंशियल है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। किसी को बताओगे तो ऐसे लिख के बताओगे। भाई मान लीजिए हमें ये नहीं पता कि आप पढ़े लिखे, मतलब आपको ये नहीं पता। कंटेक्स्ट, सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? Context। मैंने क्या बताया था पहले दिन? कंटेक्स्ट का मतलब नहीं, मान लीजिए आप माने क्यों? क्यों माने? कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है? लॉजिक। कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है? तुम कह लो इधर सुनो, क्यों मान ले? तुम्हारी मान ले। हाँ, कंटेक्स्ट का मतलब क्या होता है? पर्सन, लॉजिक, प्लेस, थिंग, थिंग्स, सिचुएशन, सिचुएशन, टाइम, ETC। Environmental। अब तुम मानोगे क्यों? मतलब मान लो तो फिर मतलब अगर तुमने मान लिया मुझे कि मैं अनपढ़ हूँ तो फिर तुम मुझे ऐसे लिख के बताओ। हाँ, तो ये तो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, तो तुम क्यों मानोगे मुझे? मैं पढ़ा लिखा हूँ मान लो, सारी चीज सपोज करोगे आप। ये चीज समझ में आई? तो मैंने दो बातें बता दी आपको। एक क्या कि एक तो कॉमा एंड का सब्स्टिट्यूट है, और एक कॉमा के थ्रू आप क्या करते हो? एडिशनल इंफॉर्मेशन। एक बात बता देता हूँ क्योंकि मुझे मतलब कसर पूरी नहीं रहेगी, मतलब ये बताने के बाद कसर पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा सुन लेना फिर छुट्टी। ठीक, मेरे साथ ये सच में कुछ एक बात नहीं बताऊँ। कल एक बच्चे को मैं मतलब क्लास में कल पढ़ा के आया मैं, तो मैंने एक बात बताना भूल गया था। वो मुझे रात में 5:30 बजे याद आई, तो मुझे वो टाइप करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। ये वाली बात भूल गया था, इस वाली बात को लिख लेना अपने उसमें। ठीक है, वो बात ये थी, मैंने वो पढ़ाना था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया कि दे आर ऑलवेज रिटन बिफोर द मेन वर्ब। तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, मतलब इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से पहले लिखी जाती है। फिर उसमें मतलब मैंने ये बात नहीं बताई थी, ध्यान नहीं रहा क्योंकि बच्चे शो करने लगे थे कि एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब से तो पहले लिखी जाती है। अब इसमें मैं एग्जांपल दे देता हूं। he always has been happy। अब ऑलवेज इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी है, मेन वर्ब से पहले लिखी जाती है। मेन वर्ब यहाँ पे बीन है तो इसको उठा के यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो he always is happy। अब यहाँ पर भी तो is मेन वर्ब है, तो अब इस always को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये वाली बात मैंने नहीं बताई थी, मुझे ध्यान नहीं रहा, तो मुझे चल हो रही थी तो मैंने कह दिया कि जो is जो है be की फॉर्म है। क्या चीज? जब be की फॉर्म को आप मेन वर्ब की तरह यूज करोगे तो उसके बाद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखोगे, बाकी सारी उनके बाद वो लिख दोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और वहाँ मेन वर्ब है। जब be की फॉर्म को मेन वर्ब की तरह हम यूज करते हैं तो उसके बाद लिखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एनीवे, दो बातें बता दी कॉमे की। कॉमा एंड से सब्स्टिट्यूट है, कॉमे के थ्रू आप एडिशनल इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस कराते हो, वो नॉन एसेंशियल होती है। समझ में आ गया? मानोगे कब? कंटेक्स्ट पर। कंटेक्स्ट अपनी नहीं मानोगे। पर्सन, प्लेस, थिंग। हाँ, पर्सन, प्लेस और थिंग को देख के सारी चीजें मानोगे। ठीक है। तुमने किसी को कुछ मान लिया तो कितनी गलत बात हो जाएगी। अब देखो मैं जो बात बता रहा हूँ ये कॉपी लिखना। अब कंजंक्शन के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा तुम्हें नाउन बताना है, लेकिन वो वाली बात अधूरी रह जाएगी। कंजंक्शन दो तरीके के होते हैं, इधर सुन लो। कंजंक्शन दो तरीके के होते हैं, एक कोऑर्डिनेट और एक सबऑर्डिनेट। क्या चीज? सबऑर्डिनेट। बाबू कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को बस आप याद कर लो, फैन बॉयज। क्या चीज? फैन बॉयज। F for A for and, N for nor, नॉर। B for but, O for or, Y for yet, S for सो। ये फैन बॉय। फैन बॉयज को छोड़ कंजंक्शन का काम होता है जोड़ने का। मैं ये पढ़ाऊंगा आपको। कंजंक्शन का काम होता है जोड़ने का। दो तरीके के होते हैं, एक कोऑर्डिनेट और एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इस समझ में आ गया? कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। बाद में समझाइए। नहीं बाद में नहीं समझाऊंगा, मुझे कॉमा के बारे में बतानी है। ये समझ में आ गया?
ये वाली बात समझ आ गई? तो जब भी आप अच्छा इसको छोड़ के बाकी सारे जो कंजंक्शन बचे उनका काम क्या होगा? वो सब सबऑर्डिनेट होंगे। मतलब फैन वॉइस के अलावा सारे कंजंक्शंस क्या होंगे? सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, अदर देन सब सबऑर्डिनेट। ठीक ठीक। जब भी आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हो तो उसमें कॉमे का यूज करते हो। किसका? कॉमे का। कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में आप किसका यूज करते हो? कॉमे का। मतलब जब भी आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करोगे तो उसका कॉमे का यूज करोगे। ये वाली बात समझ आ गई? मैं इस वाली बात को दो जगह पूछूंगा तुम लोगों से, तब देखो कितने याद रहेगा। भाई सबऑर्डिनेट क्या कौन से होंगे मतलब? फैन वॉइस को छोड़ के, और के। ठीक है? और एंड वेंड तो जा भाई रुक जा, Fail. पढ़ लूं ना। because if as long as etc समझ में आ गया? ये तो पढ़ेंगे। मैंने क्या बता दिया? मुझे ये बताना है, ये बस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन समझ में आ गए? फैन वॉइस जब भी आप इन कंजंक्शन कैसे यूज करते हैं, क्या होते हैं, बस आप बस इतनी बात याद रखो कि जब भी आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करोगे तो क्या करेंगे? कॉमा। फैन बॉय यूज। अब तक क्या, इसको बंद कर दो। ठीक है।